हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम सीए कोर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है ये कोर्स, कितने स्टेज हैं इसमें, कैसे एग्जाम देना होता है, कौन इसको रेगुलेट कर लेता है और ट्रेनिंग्स क्या होती है इसमें, इसकी फीस कितनी लगती है। वो सारा चीज हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे क्योंकि सीए का कोर्स जो है वो बाकी जितने भी कोर्स है, चाहे वो प्रोफेशनल कोर्सेज हो या अदर कोर्स हो, उनसे टोटली डिफरेंट है। बहुत सारे डाउट्स होते हैं उन बच्चों में जो सीए करना चाहते हैं, उनको क्लियरिटी नहीं होती। मैं अपना भी बता दूंगा, जब तक मैंने मेंबरशिप नहीं ली सीए की, तब तक जितना भी नेक्स्ट स्टेप होता था ऑनेस्टली पता नहीं होता। तो पूछ पूछ के अपने सीनियर से या जो ऑलरेडी सीए बना होता था उनसे पूछ पूछ के हमने किया था। तो मैं चाहता हूं कि वो सारे जो धक्के काइंड ऑफ हमने खाए, वो धक्के आप लोग ना खाना पड़े। तो एक ही वीडियो में कोशिश करूंगा कि जो जितने मैक्सिमम डाउट्स होते हैं बच्चों के, कॉमन डाउट्स होते हैं, उनको मैं कवर करूंगा। उसके बाद भी अगर आपको इस वीडियो के बाद भी अगर आपको लगेगा कि आपके कुछ डाउट्स रह गए, तो वीडियो के एंड पे मैं अपना नंबर दे दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपके डाउट्स दूर करूंगा। ठीक है। नॉर्मली मैं यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि जो अभी तक आपने पढ़ा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप ट्वेल्थ पास किया आपने या ट्वेल्थ के एग्जाम जस्ट आपने दे दिए है। तो अभी तक जो भी आपका एकेडमिक्स रहा है शेड्यूल, उसमें ये था कि आप या तो हाई स्कूल में थे या 11th 12th में हायर सेकेंडरी में थे। तो क्या होता था आपका, जैसे मैं 9th बोलूंगा, 10th 11th 12th जो भी था, आपका एक पूरे साल के लिए सिलेबस होता था। आपके बाकायदा स्कूल में क्लासेस होते थे, आपके एग्जाम्स होते थे, मिड टर्म एग्जाम होते थे, फिर फाइनल एग्जाम्स होते थे, और बीच में अगर आप ट्यूशन भी लगाते थे, उस तरीके से आपको पता होता था क्या पढ़ना है, और आप वो करके आपके टीचर्स आपको वो कवर कराते थे और आपका एग्जाम होता था और पास करते थे। सीए का कोर्स इससे टोटली डिफरेंट है। फिर अगर प्रोफेशनल कोर्स की बात करेंगे, आप एमबीबीएस कर रहे हो, एमबीबीएस में भी आपके कॉलेज होते हैं, बच्चों का एंट्रेंस एग्जाम होता है, फिर उनको मेडिकल कॉलेज अलॉट किया जाता है, वहां पे बाकायदा उनके क्लासेस होते हैं और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स भी होती है जिनको इंटर्नशिप बोलते हैं, या दोनों चीजें साइमल्टेनियसली उनकी चलती है। और फिर जाके उनका एग्जाम होता है, वो पास कर लेते, नेक्स्ट ईयर में चढ़ते हैं, तो 4 साल 5 साल बाद वो एमबीबीएस कंप्लीट करके डॉक्टर बन जाते हैं। इस तरह इंजीनियरिंग जो करना चाहता है वो बीटेक करता है, और उसके उनके भी बाकायदा क्लासेस होते हैं, सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, और फिर जाके उनके वो पूरे 8 सेमेस्टर कंप्लीट होकर बीटेक होता है। बट सीए का कोर्स जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, और बच्चों को क्लैरिटी नहीं होती क्योंकि यहाँ पे कोई कॉलेज नहीं है ऐसे, जैसे वहां पे कॉलेज होता है, आप किसी कॉलेज में एडमिशन, यहाँ पे कॉलेज नहीं होता। क्या होता है सीए में, वो सब चीजें कवर करेंगे। और कितने एग्जाम्स होते हैं, बीटेक में पता है 8 सेमेस्टर होते हैं, एमबीबीएस में किसी 5, नॉर्मली 5 ईयर होते हैं, फर्स्ट प्रॉप, सेकंड प्रॉप, थर्ड प्रॉप, फोर्थ प्रॉप, ऐसा कुछ होता है। तो सीए में क्या चीज है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीज बताता हूँ यहाँ पे सीए के बारे में। बहुत सारी डाउट्स है, डेफिनेटली हर एक डाउट को हम पूछ करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा सीए के स्टेज कितने हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा सीए के 3 स्टेज है टोटल। एक आपका आता है फाउंडेशन, उसके बाद आपका जब फाउंडेशन पास होता है, फिर आता है सीए इंटरमीडिएट, और फिर आता है सीए फाइनल। बस यही 3 स्टेजेस है सीए के। तो अगर मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बता दूंगा, फाउंडेशन में आपके कितने पेपर होते हैं, 4 पेपर होते हैं। इंटरमीडिएट में और सीए फाइनल में 2 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। इस तरह से फाइनल में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 होता है। यहां पे आपके 4 पेपर होते हैं, ग्रुप 2 में आपके 4 पेपर होते हैं। ये मैं प्रेजेंटली जो करिकुलम है उसकी बात करता हूं। इसमें आपके 4 पेपर होते हैं, और ये यहाँ पे आपके 4 पेपर होते हैं। तो अगर टोटल सीए करिकुलम की बात करेंगे, आपके 20 पेपर है। ये 20 पेपर आपने पास कर दिए तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे। और बीच में एक और चीज क्या होता है, हम इसको डेप्थ में भी करेंगे, और मैं और भी करूँ। यहाँ पे इंटरमीडिएट पास करने के बाद फाइनल तक आपका 3 साल की इंटर्नशिप बोलो या आर्टिकलशिप बोलो, बस इतना ही है आपका पूरा सीए कोर्स। ठीक है। ये एक बेसिक चीज जो मैंने आपको बता दी। सीए में आपको कितने पेपर देने, टोटल आपके 20 पेपर है। उसमें सबसे पहला चीज जो आपका है वो है फाउंडेशन, जिसको आप अगर एमबीबीएस के लिए आप एंट्रेंस बोलोगे, नीट का एंट्रेंस बोलोगे, इंजीनियरिंग के लिए आप AIEEE बोलोगे। सीए कोर्स में ट्वेल्थ के बाद, मैं एज्यूम कर रहा हूं अगर आप ट्वेल्थ पास कर दिया है और आप सीए करना चाहते हो, तो आपको क्या है
ये फाउंडेशन का एग्जाम जो है वो आपको पास करना पड़ेगा। इस फाउंडेशन के जो ये पेपर होते हैं बेसिकली आपका एंट्रेंस है सीए में जाने के लिए। तो आपके 4 पेपर होंगे, पेपर 1, 2, 3, 4। उसमें से आपके जो पहले 2 पेपर होते हैं वो सब्जेक्टिव है, मैं आपको अभी ले जाऊंगा सिलेबस में भी। और पेपर नंबर 3 और 4 जो है ऑब्जेक्टिव है विद नेगेटिव मार्किंग। ये आपका एंट्रेंस हो गया। पहले 2 पेपर सब्जेक्टिव है, मतलब आपको जिस तरह से 11 12 में आपने पेपर दिए वैसे होता है पूरा। और चैप्टर पेपर नंबर 3 और 4 आपका ऑब्जेक्टिव होता है जिसमें मगर आपकी नेगेटिव मार्किंग है। टोटल आपके है 400 मार्क्स का पेपर, 400 मार्क्स, 100 करके आपके 400 मार्क्स। और बाकी जो मेडिकल का एंट्रेंस होता है या इंजीनियरिंग का एंट्रेंस था उसमें क्या होता है, कट ऑफ होता है कि जैसे उनकी 200 सीट्स है, 300 सीट्स है, तो जो कट ऑफ हो जाएगा टॉप 200 टॉप 300 जितने भी उनको एक कॉलेज के लिए होते हैं वो होता है, या स्टेट के लिए बोलो, तो उस तरह से वो पास हो जाते हैं। सीए में सबसे अच्छी एडवांटेज जो है वो ये चीज है, यहाँ पे आपको किसी के साथ कंपटीशन नहीं है। आपका कंपटीशन जो है वो आपका अपने साथ है। आपको इन 400 में से 50% जो होता है 200, आपको 200 मार्क्स लाने हैं, आप पास हो गए। बहुत सिंपल है, 400 में से आपको 200 मार्क्स लेने। एक क्राइटेरिया ये हुआ कि आपको 50% लाने हैं, ये एक चीज हो गया। दूसरी चीज है हर पेपर में, इन ईच पेपर you have to score at least 40%। मतलब वो कितना होता है, दैट इज 40 मार्क्स। तो हर पेपर में आपको एटलीस्ट 40 मार्क्स आने, तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चलती है। ओवरऑल जिसको हम बोलते हैं एग्रीगेट में आपको 200 मार्क्स लाने हैं, और इंडिविजुअली आपको अगर एग्रीगेट में देखें 200, तो हर किताब का 50-50 नहीं, यहां पे है कि हर किताब को मिनिमम आपने 40 मार्क्स लाने हैं। ये बेसिक चीज है, इस चीज को आप याद रखो। सीए के पेपर टोटल 20 पेपर्स है, 4-4 करके। फाउंडेशन में 4 है, इंटर में 2 ग्रुप है 4-4 पेपर के, और फाइनल में 2 ग्रुप है 4-4 पेपर के। पास करने के लिए आपको सिंपल स्ट्रैटेजी रखनी है कि जो भी आप, जब आप एंट्रेंस की अभी हम बात करेंगे, एंट्रेंस में जब आप ये 4 पेपर है, अगर आपको सीए का एंट्रेंस पास करना है, आपको कुछ कट ऑफ के लिए कुछ लेना देना नहीं, बस आपने इन 4 बुक्स को ऐसे प्रिपेयर करना है कि इंडिविजुअली आपको हर बुक में 40 मार्क्स आने चाहिए, और कलेक्टिवली अगर देखा जाए तो आपके 200 मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, क्या क्या बुक्स है, क्या सब्जेक्ट है, क्या स्टेट्स है, वो हम आगे पढ़ेंगे, पहले में ओवरव्यू देखेंगे। ये ओवरव्यू ये आपको इंडिविजुअली पता चला। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, एंट्रेंस पास करने के लिए आपको जो 4 पेपर्स है, जिसमें से 2 आपके सब्जेक्टिव है और 2 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप है विद नेगेटिव मार्किंग, आपको कोशिश करनी है पेपर 1 में एटलीस्ट आपको 40 मार्क्स, यहाँ पे 40 मार्क्स, यहाँ पे 40 मार्क्स, यहाँ पे 40, ये तो मिनिमम होना चाहिए। मगर एग्रीगेट में ये आपका तो 160 बनता है, नहीं फिर नहीं हो पाएगा। एग्रीगेट में 200, तो हो सकता है आपके एक में 55 आए, दूसरे में 45 आए, तीसरे में 50 आए, चौथे में 50 आए, तो कुल मिला के ये आपके 200 मार्क्स बनने चाहिए। तो आपने फाउंडेशन पास कर दिया और आप इंटरमीडिएट में आ सकते हो। ठीक है, फिर इंटरमीडिएट में आपके 2 ग्रुप है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। जब आप इंटरमीडिएट के लिए आओगे, फिर आपकी मर्जी है, आप चाहे तो ये जो ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 है एक साथ दे दो, मतलब आप चाहो तो ये 8 पेपर एक साथ दे दो, या आप अलग अलग करके दे दो। मतलब अलग अलग से मतलब मेरा है ग्रुप 1 आप अलग दे दो, ग्रुप 2 आप अलग दे दो। ठीक है, यहां पर भी आपके 4 पेपर है। अब जितना भी आगे रहेगा वो सारा सब्जेक्टिव है, सिर्फ आपके एंट्रेंस में जो 2 पेपर है वो ऑब्जेक्टिव, बाकी आके जितने भी पेपर होने वाले वो सारे सब्जेक्टिव, चाहे सीए इंटर के हो या सीए फाइनल के। अगेन 100 मार्क्स का हर कोई पेपर होगा, और आपको वही चीज करना पड़ेगा। अगर आप ग्रुप 1 सपोज आप बोलोगे इंटरमीडिएट में ये जो ग्रुप्स है अलग अलग दूंगा, तो आपको क्या करना है, ये जो ग्रुप 1 में 4
पेपर है तो 400 में से आपको एग्रीगेट में 200 लाने हैं, इंडिविजुअली आपको हर बुक में 40-40 लाने हैं। इसी तरीके से आप ग्रुप 2 दोगे तो आपको एग्रीगेट में 200 लाने हैं और इंडिविजुअली हर बुक में 40 मार्क्स है। क्या पेपर्स है वो सिलेबस में आगे दिखा दूंगा, वो सारा चीज दिखा दूंगा आगे। तो अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं कि आपको गोल पता होना चाहिए कि सीए बनने के लिए आपको 20 पेपर पास करने हैं। क्या स्ट्रेटेजी है अपनी, क्यों, क्या बेसिक स्ट्रेटेजी ये है कि हर ग्रुप में जो आप अप्लाई करोगे तो आपको 400 में से 200 मार्क्स लाने हैं और इंडिविजुअली हर बुक में इंश्योर करना है कि आपको 40-40 मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, और अगर आप चाहो तो इन दोनों ग्रुप्स को एक साथ दे सकते हो, उसमें आपका कलेक्टिवली कितना हो जाएगा 800। 800 अगर होगा तो आपको कलेक्टिवली कितना लाना है 400 और इंडिविजुअली हर बुक में आना है 40-40। अब आप बोलोगे सर अगर खुदा न खास्ता ऐसा हुआ कि ग्रुप 1 में तो कलेक्टिवली 200 है और इंडिविजुअली 40-40-40 है, मतलब 40 से ज्यादा ही है, तो ग्रुप 1 तो पास है। बट ग्रुप 2 में कि एक ग्रुप 2 में तो कलेक्टिवली सपोज 170 आ रहा है या ग्रुप 2 में इनफैक्ट ऊपर आ रहा है 200 से ज्यादा ही आ रहा है, बट इंडिविजुअली एक बुक का 39 हो गया तो ग्रुप 2 ही देना पड़ेगा, ग्रुप 1 नए से नहीं देना पड़ेगा। इसी तरीके से फाइनल का भी जस्ट लाइक इंटरमीडिएट है, बस थोड़ा सा एडवांस स्टेज स्किल सेट है। 4 पेपर है, आप चाहो तो एक साथ दे दो और चाहो तो अलग अलग दे दो। ये है बेसिक चीज कि आपको अटेम्प्ट करना है, एग्रीगेट में आपको 200 लाने हैं और इंडिविजुअली आपको 40 मार्क्स लाने हैं। ठीक है, अब जहां तक फाउंडेशन की बात है, अगर फाउंडेशन में आपको 200 मार्क्स नहीं आए या 200 मार्क्स आ गए मगर किसी बुक में 40 से कम आ गए तो आपको माना जाएगा कि आपका एंट्रेंस क्लियर नहीं हुआ, आपको नए से एंट्रेंस देना पड़ेगा, नए से पास करना पड़ेगा। तो एंट्रेंस में आपको ये चीज है। रही बात इंटरमीडिएट के किसी भी ग्रुप की या फाइनल के किसी भी ग्रुप में, आपको अगर मैं ग्रुप 1 की बात करता हूं वो आप बाकी सब में लगा देना, मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूं। अगर आप इंटरमीडिएट के में आ गए, सपोज एंट्रेंस तो आपने पास कर दिया, इंटरमीडिएट में ग्रुप 1 में आपके 4 पेपर है, पेपर नंबर 1 2 3 4, आपने जो भी ये दे दिया पेपर उसमें आपके खुदा ना खास्ता, मैं एक बताता हूं, आपके 190 आ गए तो एग्रीगेट तो बना नहीं, तो इट मीन ये ग्रुप पास तो नहीं हुआ। ये ग्रुप पास नहीं हुआ तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नेक्स्ट जो अटेम्प्ट हो जाएगा, एग्जाम होगा, उसमें पूरा ग्रुप नए से देना पड़ेगा। कहने का मतलब है अगर आपको सपोज पेपर 1 में 43 आए थे, यहाँ पे 42 आए थे, यहाँ पे 49 आए थे और यहाँ पे भी कुछ 57 आए थे, सपोज रैंडमली मैं बोल रहा हूं, तो आपको देखा जाए तो हर बुक में 40 से ज्यादा मार्क्स थे, हर बुक में 40 से ज्यादा मार्क्स थे, बट एग्रीगेट नहीं बना, तो आपको सारी बुक्स में नए से पेपर देना पड़ेगा। ये एक ऐसी चीज है सीए एग्जाम में जो बाकी कोर्सेज से इसको डिफर करता है। एक तो वो चीज है कि मैंने बोला कि ये सीए कोर्स में कोई कॉलेज नहीं होते हैं, कौन कंडक्ट करता है वो मैं आगे बता दूंगा, कोई कॉलेज नहीं है, इट इज डिस्टेंस मोड। जिस तरह से आप समझो कि इग्नो एक यूनिवर्सिटी है जो डिस्टेंस मोड पे क्लासेस कंडक्ट कराती है और एग्जाम्स कराती है, उसी तरह से इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया सीए का कोर्स कराती है जो डिस्टेंस मोड पर। वहां क्या होता है इंजीनियरिंग या मतलब एमबीबीएस कहीं पे भी क्या होता है नॉर्मली, अगर आपको किसी बुक में मिनिमम एग्जाम पास मार्क्स नहीं आते हैं तो आप बोलते हैं कि उसका बैकलॉग आ गया या उसमें आपको रेपर होना पड़ेगा, सिर्फ उसी पेपर में बाकी बुक्स पास होते हैं। यहाँ पे ऐसा कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे आपको इस ग्रुप में 200 मार्क्स लाने थे और इंडिविजुअली 40-40 मार्क्स लाने। अगर आ गए तो वेल एंड गुड, आप पास हो गए। अगर ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं बना तो आपको रेपर जब होना पड़ेगा तो सब बुक्स में होना पड़ेगा, एक्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट फॉर द बुक्स या फॉर द पेपर्स जिनमें आपको क्या हो, एग्जम्पशन हो। एग्जम्पशन कब होगी, जब आपके
60 मार्क्स हो किसी बुक में, अगर आपकी किसी बुक में 60 मार्क्स है तो आपको उसमें दोबारा से एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। आपको जो बाकी बुक्स बचे आपको उनमें प्रिपेयर करना, उनमें अटेम्प्ट देना पड़ेगा। इसके बारे में, एग्जामिनेशन के बारे में और बात करेंगे, आगे आएगा वो चीज, एग्जामिनेशन के बारे में और बात करेंगे। मैं अपना एग्जाम्पल बताता हूं, वो भी बताता हूं। अब हम वापस आ जाते हैं, ये मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू बता दिया आपको, फिर दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा अगर आपका एग्जामिनेशन नहीं है, अगर आपको किसी बुक में इनमें से 60 नहीं आए, सपोज इसमें आपके 60 मार्क्स थे, तो आपको जब आप नया अटेम्प्ट दोगे इसमें नहीं देना पड़ेगा, इसमें आपकी एग्जामिनेशन होगी, इन 3 के लिए आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में रीअपियर होना पड़ेगा, और फिर आपको ये मार्क्स तो माने जाएंगे 60, और इनमें नए से देना पड़ेगा। सपोज फिर आपको इसके 40 आ गए, इसके 50 आ गए, इसके 50 आ गए, एग्रीगेट में 200 आ गए, तो आपका ये ग्रुप पास हो जाएगा। तो क्रक्स है कि जो भी आप ग्रुप दोगे उस ग्रुप को पूरा का पूरा पास करना पड़ेगा। एक दो चीजें और है वो मैं आगे बताता हूं इसमें, और इसी तरह से फिर फाइनल होगा। ठीक है, अब और आगे आते हैं हम। और आगे आएंगे हम, तो अब हम पहले बात करेंगे कि ये सीए का कोर्स कौन कराता है, वो क्या चीज है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूं। बहुत डिटेल चलने वाली है लेक्चर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो आप लेक्चर को पूरा देख लो, जो भी आपके डाउट्स है वो दूर हो जाएंगे। ठीक है, नॉर्मली अगर आप देखोगे, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा क्योंकि उन चीजों के बारे में बताऊं, क्योंकि सीए का कोर्स ऐसा है, स्पेशली मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूं, जम्मू कश्मीर से, वहां पे तो सीए बहुत ही कम सीए है वहां पे, तो इसी वजह से क्या ना, बहुत कम बच्चों को सीए के बारे में पता है, और स्कोप भी बहुत है सीए का जम्मू कश्मीर में या बाकी इंडिया में। वहां पे नॉर्मली क्या होता है कि पेरेंट्स को बचपन से ही एक चीज होता है बच्चों में डाल के, या तो उसको डॉक्टर बनना है या तो इंजीनियर बनना था, वो पूरे इंडिया में भी यही चीज है, और जम्मू कश्मीर में ज्यादा ये चीज है, तभी बच्चों को सीए कोर्स के बारे में पता नहीं होता है। तो अगर मैं आपको देखूंगा, 10 मेडिकल के बच्चे जो है 11th 12th में मेडिकल लेते हैं, उसके बाद वो एमबीबीएस के लिए प्रिपरेशन करते हो, तो नीट का एग्जाम देते हो, और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी शायद एनटीए जो कंडक्ट करती है नीट एग्जाम, या एआईट्रिपल वो ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं, और उसके बाद जो डिफरेंट कॉलेजेस है इंजीनियरिंग के, आपके आईआईटी है, एनआईटीज है, और बाकी रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहां पे फिर बच्चों को ऑन द बेस ऑफ दैट जो जितना उनके मार्क्स है टॉप मोस्ट को आईआईटी जाते हैं, फिर बाकी जो बच्चे वो एनआईटीज में जाते हैं, और बाकी फिर जो बाकी कॉलेज होते हैं, रीजनल कॉलेज होते हैं, उनमें जाते हैं, और प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं। इस तरह से एमबीबीएस के लिए जो बड़े बड़े एम्स है या ऐसी वो है, उसके बाद स्टेट में जो जीएमसीज होते हैं उनमें उनको सिलेक्शन होती है, ऐसा होता है। शायद एम्स का अलग से एग्जाम होता है, जो भी होता है, तो इस तरह से उनका वो होता है। तो अब फिर उनका वो कॉलेज होगा, सपोज किसी का जीएमसी अपने जहां वो रहते हैं उनके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो गया, फिर वो मेडिकल कॉलेज वाले जो है वो उनके एग्जाम्स कंडक्ट करेंगे, उनके क्लास कंडक्ट करेंगे, तो वो एग्जाम देके पास होंगे। ये सीए की डिग्री जो आपको हासिल हो जाएगी, इसके लिए कौन सा इंस्टीट्यूट है जो आपको ये सीए की डिग्री, क्योंकि जब आप सीए के ये सारे एग्जाम पास करोगे तो आपको फिर सीए की डिग्री मिलेगी, तो आप अपने नाम के आगे सीए लिख सकते हो। जैसे एक डॉक्टर डॉक्टर लिखता है, डीआर डॉक्टर, इंजीनियर ईआर लिखता है, आप अपने नाम के आगे सीए लिख सकते हो। जैसे मेरा नाम है सीए मोहम्मद लतीफ, तो ये जो प्रीफिक्स लग गया सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये डिग्री कौन देगा? तो इंडिया में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो बना दी गई है पार्लियामेंट के एक एक्ट से, जिसका नाम है द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, क्योंकि कंट्री की इकोनॉमी चलाने के लिए चार्टर्ड अकाउंट्स की जरूरत है, एक प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी की जरूरत है बेसिकली, जो ऐसे प्रोफेशनल्स दे दे इस कंट्री को, जो इस कंट्री की इकोनॉमी चला ले, उन प्रोफेशनल्स को बोलते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो एक इंस्टीट्यूट बनाया जाता है जो बाकी अकाउंटिंग के जो इश्यूज होते हैं कंट्री में वो तो करती है, और खासकर वो ऐसे प्रोफेशनल्स भी देते हैं इस कंट्री को, जो कल को वो जितने भी इश्यूज है या वो सारी चीजें हैं अकाउंटिंग के कंटेक्स्ट में, टैक्स के कंटेक्स्ट में, वो कंट्री के वो सारे एस्पेक्ट्स कवर करें, उनको बोलते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर बोला जाता है कि सीए का कोर्स टफ है,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है सीए का कोर्स टफ होना। मैं बताता हूँ उतना टफ नहीं है अगर आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी हो जाए। ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको अच्छी गाइडेंस मिलेगी, अच्छी स्ट्रेटेजी होगी, सही वक्त पे सही डिसीजन लोगे, तो आप चार्टर्ड अकाउंट एक एवरेज स्टूडेंट विद, मैं ये लाइन बोलता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, एक नॉर्मल स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट भी अगर पूरा डेडिकेटेड रहे, अच्छी गाइडेंस उसको मिले, तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है। मगर ये बात याद रखना, जैसे वो बोलता है गालिब का हिस्सा चाहिए, इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो इसी तरह ये सीए भी आसान नहीं है, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। कर सकते हो अगर आपको डेडिकेशन है। वो दूसरी चीज है वो जो आमतौर पर बोला जाता है, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट इफ टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। तो यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू वर्क स्मार्ट, तो आप सीए बन सकते हो। ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जिसको हम इंस्टीट्यूट बोलते हैं फिर, क्योंकि बहुत बार यूज होता है पूरा आईसीए बोलते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो अगर अपना इंस्टीट्यूट है तो हम इंस्टीट्यूट की बात करें, हम इसको इंस्टीट्यूट बोला करेंगे। ये इंस्टीट्यूट आपको सीए का कोर्स कराएगी, तो यही पेपर सेट करेगी, यही आपको बुक्स देगी, यही आपका सिलेबस डिफाइन करेगी, यही आपके एग्जाम्स कंडक्ट करेगी और यही आपको मेंबरशिप देंगे। तो अगर ये पेपर्स टफ रखेंगे या जो भी सख्तियां करेंगे, तो आप समझ लो कि ये आपको प्रोफेशनल बना रहे हैं। और जितना टफ फेज से निकल के आप फिल्टर होके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, उतनी आपकी इज्जत रहेगी। हर कोई बीकॉम करेगा, बहुत आसान से यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके बीकॉम करेगा, एमबीए करेगा, पास होता है, उसकी उतनी वैल्यू नहीं होती। जहां के पास आउट्स कम होंगे, उस प्रोफेशनल कोर्स की वैल्यू होती है। ये आपको बात याद रखनी है। अगर इंस्टीट्यूट टफ पेपर निकालता है या बहुत कम सीए निकलते हैं, तो ये नहीं समझना चाहिए कि इंस्टीट्यूट क्यों पेपर टफ निकाल रही है। आप समझ लो जितना टफ कंपटीशन है, उतना आपका वैल्यू ज्यादा है। ये बात याद रखना है। तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंडिया सेटअप किया गया है, जो कंट्री को ऐसे प्रोफेशनल्स देगी। बाकी भी ये अकाउंटिंग के जितने भी इश्यूज है वो खुद हल करती है, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लाती है, बहुत सारी चीजें करती है। कंट्री में जो भी रेगुलेशन आती है, जीएसटी आया, सब कुछ आया, उसका पीछे जो ड्राफ्ट होता है, डायरेक्ट टैक्स कोड, जितने पीछे ड्राफ्ट होते हैं, वो सारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ही बनाता है। उसके साथ साथ ये एक प्रोफेशनल्स देता है जिनको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बोलते हैं। तो जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। आप जहन में रख लो, जैसे इग्नो है वैसे आप याद रखो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड। हालांकि वो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी आप रखो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एक इंस्टीट्यूट है, जिसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। और इसके कुछ रीजनल सेंटर्स है, ठीक है। और इसके फॉरेन के भी कुछ सेंटर्स है, ठीक है, फॉरेन चैप्टर्स भी है इसके। तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया पूरे चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स को रेगुलेट करता है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया है, डिफरेंट कमिटीज बना दी है। क्योंकि नॉट ओनली कि ये चार्टर्ड अकाउंट्स का जो कोर्स है वो कंडक्ट कराते हैं, उसके बाद जो सीए बनते हैं, जिनको मेंबर्स बोलते हैं, उनके लिए भी ये पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्सेज भी कंडक्ट करते हैं, ताकि वो अपडेटेड रहे। तो इसने डिफरेंट कमिटीज बना दी। उसमें जो आपके लिए मतलब कमिटी है, उसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ स्टडीज। मैं आपको ले जाऊंगा प्रैक्टिकली उनकी वेबसाइट पे ले जाऊंगा पहले में। तो बोर्ड ऑफ स्टडीज जो है, ये आपको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड जो कमिटी एक है, बोर्ड ऑफ स्टडीज, वो इस सीए कोर्स जो है इसको रेगुलेट करती है। वही पूरा देखते हैं कि क्या सिलेबस होना चाहिए। और वह सिलेबस अभी आपने सुना होगा, दो साल पहले 2017 में, 3 साल पहले मेजर चेंज आया सीए कोर्स में। पहले ओल्ड कोर्स था, इनफैक्ट अभी भी ओल्ड कोर्स और न्यू कोर्स के एग्जाम चलते हैं, बट अब शायद अगले साल तक ओल्ड कोर्स खत्म होगा, फिर न्यू कोर्स होगा। तो मेजर शिफ्ट लाया इन्होंने अपने अपने सिलेबस में, अपनी बुक्स में। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चेंज हो गई है, इकोनॉमिक जो है मतलब डायनामिक है, बहुत सारी चेंज आती है वर्ल्ड वाइड। तो उनके लिए कूप अप करने के लिए हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, दुनिया की चार्टर जो अकाउंटेंट्स है, अपनी हर कंट्री की अपनी प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी होती है। मैं आपको यहाँ पे बताऊं, इंडिया की जो प्रोफेशनल अकाउंटिंग में टॉप मोस्ट है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। और पूरे दुनिया में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडीज को देखो तो दूसरे नंबर पर है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ऑलमोस्ट हर कंट्री के जो चार्टर्ड अकाउंट इंस्टीट्यूशन मतलब वो है प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी, उनके साथ इनका एमओयू भी है, वो मैं आगे बताता हूँ क्या चीज है। तो बहुत बड़ी रेपुटेशन है। हमारे जो चार्टर्ड अकाउंट्स बन जाते हैं इंडिया में, वो नॉट ओनली कि इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंडिया में जॉब करते हैं, फॉरेन में भी उनके जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। बहुत प्रोफेशनल अकाउंट से एमओयूज है कि आपको कुछ जगह आपको पेपर देने हो, क्या आप उनकी भी अकाउंटिंग मेंबरशिप ले सकते हो, कुछ में डायरेक्टली आपको वहां की मेंबरशिप मिलती है। और फॉरेन जॉब्स के लिए भी आप एलिजिबल होते हो। फॉरेन कंट्रीज में जॉब्स क्या, आप वहां की मतलब वहां के लॉज के हिसाब से भी आप वहां पे मेंबरशिप लेके वहां पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, जिस तरह आप यहाँ पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। वो चीज भी मैं आगे बताऊंगा आपको। तो ये आपका जो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सीए कोर्स पूरा रेगुलेट कर लेता है, ठीक है। तो
अब मैं थोड़ा और कोर्स के बारे में आऊंगा, फिर और चीजें फीस के बारे में, एग्जामिनेशन के बारे में थोड़ा और बता दूंगा, और कहाँ पे कोचिंग लेनी है, क्या चीज करना है, वो चीज भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो मैंने सीए कोर्स में बोला, इसमें आपका, मैं आपको एक्चुअली एक स्लाइड पहले तो बेसिक ओवरव्यू बताता हूं, तो आपको मैं उस स्लाइड पे ले लेता हूं। ये मैं गया आपका इधर, आई होप आपको इसका एड्रेस है, आपको ये दिख रहा है। ये मैंने ICAI.org, ये आप नोट कर दो, ICAI.org वेबसाइट है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, इंस्टीट्यूट चक्रधर से अपनी वेबसाइट है, जिसमें यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स में आपको मैं यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के बारे में, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के पास ले जाता हूँ। क्लिक नहीं हो रहा है यहाँ पे। हाँ, बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल, एक मिनट, स्टूडेंट्स में आपको मैंने लिया। ये आपको मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के बारे में ले लेता हूँ। तो एक रेकनर आएगा, एक मिनट। ये देखो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स पूरा मैंने ये ले लिया आपको। ये जो आप करोगे, तो आपके पास दो रूट है, एक तो है फाउंडेशन का रूट, दूसरा है डायरेक्ट एंट्री रूट। फाउंडेशन का रूट जो है वो है कि अगर आप, मैं यहाँ पे ये लेता हूँ जहां पे मुझे जरूरत पड़ेगी, तो वहां पे मैं ये चीज ले लेता हूँ, व्हाइट बोर्ड में यूज करता हूँ। अभी जो मैंने आपको बोला था कि आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको ये फाउंडेशन पास करना है, फिर आप इंटरमीडिएट पे आओगे। यहां मैं आपको एडिशनल चीज बोलता हूं, ये है अगर आप 12th के बाद सीए करना चाहते हो तो आपको पहले एंट्रेंस देना है। दूसरा चीज है, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद अगर आप करना चाहते हो सीए, या तो आप कॉमर्स ग्रेजुएट होंगे, या तो आप कॉमर्स ग्रेजुएट होंगे, या तो आप नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट होंगे। अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो और आपको ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स आए हैं, या आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हो और आपको 60% आ गए हैं, तो आपको एंट्रेंस की जरूरत है, फाउंडेशन की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली सीए इंटरमीडिएट में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो, और आप इंटरमीडिएट के एग्जाम दोगे तो आपको ये एंट्रेंस वाला पार्ट जो है पूरा बच जाएगा। तो अगर कोई बच्चा है जो ये वीडियो देख रहा है और उसने ग्रेजुएशन किया है, तो उसको एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं है, अगर उसके कॉमर्स बैकग्राउंड के होते हुए ओवरऑल ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स थे, या अगर वो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से 60% थे। यहां पे भी फाउंडेशन के लिए याद रखो, आपने जो 12th है कॉमर्स में की होनी चाहिए, ये जरूरी नहीं है। यू शुड बी 10+2 फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। जो नॉर्मली हर स्टेट का बोर्ड होता है वो रिकॉग्नाइज्ड है, सीबीएसई रिकॉग्नाइज्ड है। तो आपको 10+2 क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट्स। आप कॉमर्स से हो, मेडिकल से हो, आर्ट्स से हो, आप सीए कर सकते हो, कोई बंदिश नहीं है। आपके पास टैलेंट है, आप आ जाए, एग्जाम को पास कर दीजिएगा। इंस्टीट्यूट आपको जज नहीं करेगी कि नहीं ये कॉमर्स के बच्चे ही कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। बट इंटरमीडिएट के लिए यहाँ पे क्राइटेरिया रखा है, कॉमर्स में 55% भी चलेगा, बट नॉन कॉमर्स के लिए 60% होना चाहिए इंटरमीडिएट के लिए। तो आपको क्या करना है, तो क्या कैसे बना दिया है, तो इनका कहना है कि अगर जो ही आप 10th का एग्जाम पास करोगे, मैं फाउंडेशन रूट की बात करूंगा, पहले फाउंडेशन रूट की बात करेंगे। तो क्या रहेगा, जो ही आप 10th पास करोगे, 10th पास करने के बाद कभी भी आपने क्या करना है, आपने आईसीएआई में रजिस्टर करना है। क्या करना है, अपने आप को रजिस्टर करना है। यहां पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं, आपको रजिस्टर करना है सीए में, तो आपको अपना स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। और जो ही आप रजिस्टर करोगे, किसके लिए करोगे रजिस्टर, आप फाउंडेशन के लिए रजिस्टर करोगे, सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्टर करोगे। और जब आप फाउंडेशन का, और ये एग्जाम्स के बारे में बता दूंगा, जो फाउंडेशन के एग्जाम होते हैं, ये होते हैं सीए के जितने भी एग्जाम होते हैं बेसिकली, वो होते हैं साल में 2 बार। कितने बार होते हैं, साल में 2 बार होते हैं। कब होता है, एक होता है मई में, और दूसरा होता है नवंबर में। तो आपने सुना होगा मई अटेम्प्ट, नवंबर अटेम्प्ट, मई अटेम्प्ट, नवंबर अटेम्प्ट। तो साल में 2 बार एग्जाम होते हैं। तो ये आप याद रखो, आपको 2 गोल्डन चांसेस मिलते हैं पास करने के।
जैसे इंटरमीडिएट का आपने मई में एक ग्रुप दिया, नवंबर में दूसरा ग्रुप दे दिया, तो इस तरह से फाउंडेशन का एग्जाम भी मई में होता है, नवंबर में होता है। इंटर का, फाइनल का, सबका एग्जाम 2 साल में 2 बार होता है, मई में और नवंबर में। तो अभी अगर मैं देखूंगा आज की डेट क्या है, 14 दिसंबर 2020, और अगर आप सीए फाउंडेशन करना चाहते हो और नेक्स्ट अटेम्प्ट कब है, नेक्स्ट अटेम्प्ट आएगा मई 2021 में। फाउंडेशन का अब एग्जाम होगा, मतलब सीए का एंट्रेंस आप लगा लो, अब 2 बार होगा, मई 21 में होगा और नवंबर 21 में होगा। अगर आप मई के एग्जाम के लिए एलिजिबल होना चाहते हो, आप बोलते हो कि मैं मई में एग्जाम देना चाहता हूं, तो आपको आपको 1 जनवरी 2021, मतलब जिस अटेम्प्ट में आप देना चाहते हो, अगर आप मई का अटेम्प्ट देना चाहते हो तो आप लगा लो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई अटेम्प्ट से 4 महीने पहले पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। तो अगर आपको मई का अटेम्प्ट देना है तो 1 जनवरी से पहले पहले आपको रजिस्टर करना है। इट मींस जो बच्चे ये वीडियो आज देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो मई 21 में सीए फाउंडेशन एग्जाम दे दे, तो आपके पास अभी 16 दिन बचे हुए हैं, तो यू विल हैव टू हरी अप। आपके पास 16 डेज बचे हुए हैं, आपको फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इन 16 दिन में कोशिश करो कि सबसे पहले फाउंडेशन की रजिस्ट्रेशन करो, तो आप मई 21 के सीए फाउंडेशन के एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। खुदा ना खास्ता कोई बच्चा इस वीडियो को 1 जनवरी के बाद देख रहा है, तो वो तो मई के लिए अटेम्प्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, तो वो नवंबर अटेम्प्ट के लिए एलिजिबल है। तो नवंबर के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, 1 जुलाई 1 जुलाई 2021। तो क्रक्स निकला, अगर आप मई का अटेम्प्ट देना चाहते हो तो आप जनवरी से पहले पहले रजिस्टर करो, अगर आप नवंबर का अटेम्प्ट देना चाहते हो तो आप जुलाई से पहले पहले रजिस्टर करो। मतलब 4 मंथ का गैप होना चाहिए आपकी रजिस्ट्रेशन से लेके आपके उस अटेम्प्ट तक। तो अभी जो बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, कोशिश करो कि 31 दिसंबर से पहले पहले आपका रजिस्ट्रेशन है। कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है वो भी मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में कवर करने के लिए। आपको वीडियो प्लीज पूरा देखना पड़ेगा, बोर मत हो जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके कोर्स के लिए। ऑनेस्टली मैं बता दूं, हमें बहुत धक्के खाने पड़े, पूरे कैरियर तक क्लियरिटी नहीं थी। मैं चाहता हूं कि वो चीज जो हमें जो सहना पड़ा आपको ना सहना पड़े, तो सारे डाउट्स में आपके क्लियर करना चाहता हूं। तो आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर कहां करना है आपको, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की वेबसाइट पे जाकर मैं आपको दिखाता हूं प्रैक्टिकली कैसे रजिस्टर करना है। और ये बच्चों का ये भी डाउट होगा कि कितनी फीस लगती है इस कोर्स में, वो भी मैं कवर कर दूंगा। तो आपने अगर जनवरी से पहले पहले रजिस्टर कर दिया तो आप वो रजिस्ट्रेशन की फीस भरोगे। उसके बाद इंस्टीट्यूट आपको बुक्स भेजेगा, उसके लिए आपको पहले अप्लाई करना पड़ेगा वहां पे बुक्स के लिए। तो जो आप रजिस्ट्रेशन फीस भरोगे उसी में आपको बुक्स आएंगे, आपको अलग से पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो इंस्टीट्यूट आपको वो बुक्स देगा, वो जो 4 पेपर्स है उनका मटेरियल भी आपको इंस्टीट्यूट देगा। उनकी वेबसाइट पे भी पड़ा हुआ, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वो आपको बुक्स भी भेजते हैं, फिजिकली भी भेजते हैं, और वेबसाइट पे भी पूरे बुक्स पड़े हैं, मैं वो अभी आपको दिखाता हूँ। तो फिर आपके पास 4 मंथ बचे हैं, आप 4 मंथ में प्रिपरेशन करो। आपका कोई कॉलेज नहीं है सीए में कि आपकी कोई क्लासेस नहीं, इंस्टीट्यूट आपकी कोई क्लासेस डायरेक्टली खुद से नहीं करानेगा। इनफैक्ट वो भी रखा है इंस्टीट्यूट ने फैसिलिटी, बट ऐसा नहीं है कि आपको कोई कॉलेज अलॉट किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो एक ही सेंट्रल बॉडी है, इंस्टीट्यूट ऑफ चक्रवर्ती का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, फिर रीजनल ऑफिस है, फिर हर स्टेट में ऑलमोस्ट अपना अपना कुछ होता है, ब्रांच होती है, ठीक है, अपनी अपनी ब्रांच होती है, और वो आपको हेल्प करती हैं। आपको कोई भी इशू होगा वो आपको हेल्प करते हैं, ब्रांच में आप जाके आपको हेल्प मिल सकती है पूरी। इंस्टीट्यूट के अपने टोल फ्री नंबर भी है, लैंडलाइन नंबर भी है, बहुत अच्छी फैसिलिटी है। बट आपको खुद से करना होता है, जो भी करना होता है, फोन वोन जो भी है, कोई कॉलेज वॉलेज आपका नहीं है। तो वो आपको बुक्स देंगे, आपको पढ़ना है, चाहे आप खुद से पढ़ो जिसको आप सेल्फ स्टडी बोलते हैं, या आप ट्यूशन लगा लो। कहाँ ट्यूशन लेनी है वो भी आगे डिस्कस कर लेते हैं, कैसे करना है, क्या स्ट्रेटेजी लगे। तो आपको ये भी जो सिलेबस होगा उसके हिसाब से पढ़ना है। फिर आप मई का अटेम्प्ट दोगे, तो मई में आपका क्या होगा, जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, 2 तारीख को, 4 तारीख को, 6 तारीख को, 8 तारीख को पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक दिन छोड़ के आपका पेपर होता है। पहले 2 पेपर आपके सब्जेक्ट हो जाएंगे, दूसरे 2 पेपर आपके ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। इस तरह से आपने अटेम्प्ट दे दिया, और सपोज आपने ये मई में अटेम्प्ट दे दिया, तो लगभग जून जुलाई में आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है, एंट्रेंस का, फाउंडेशन का। और अल्लाह के फजल से अगर आपके 200 से ज्यादा हो गए तो आप पास हो गए फाउंडेशन से,
हो गया आपका पास। सपोज मैं आपको बताता हूँ May 21 का अटेम्प्ट है, आपने एग्जाम दे दिया और लगभग फाइनल के साथ नॉर्मली अब मुझे जस्ट देखना पड़ेगा इसका एंट्रेंस का रिजल्ट फाइनल के साथ ही आता है, शायद उससे पहले ही आता है, शायद 1 महीना के बाद आपका रिजल्ट आ जाता है। पहले तो 1 महीना बाद होता था, पहले जून में होता था, फिर जुलाई में फाइनल के साथ आता था, अभी थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा, तो शायद लगा लो आप 1 महीने के बाद आपका रिजल्ट आता है। यूं ही आपका रिजल्ट आ गया तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, जिस तरह से आपने पहले फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करनी, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो ना सीए में पहली बार फाउंडेशन तो आपको एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। वो होता है जैसे मेरा था, मैं तो भूल ही गया मेरा क्या था, 308, मैं भूल गया ऑनेस्टली अब, शायद 8 डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है या 6 डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। और आगे कुछ होता है, जैसे मैंने आपको बोला रीजनल ऑफिस होते हैं, 5 रीजनल ऑफिस है, नॉर्दर्न रीजन ऑफिस, सेंट्रल रीजन ऑफिस, साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और सेंट्रल, ये 5 जैसे। तो ये आपका जैसे जम्मू कश्मीर के तो एनआरओ, फिर वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, तो ये आपको अलॉट किया जाता है, फिर आपका ये हमेशा के लिए रहेगा पूरे सीए करिकुलम में। तो फिर आपको क्या करना है, इंटरमीडिएट के वंस आपका फाउंडेशन का पास हो गया, फिर आपको क्या करना है, इंटरमीडिएट के लिए रजिस्टर करना है, फिर आपको इंटरमीडिएट के लिए रजिस्टर करना है अगेन। तो आपको इंटरमीडिएट की फी भरनी है, आपने रजिस्टर करना है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर तो ऑलरेडी है, बट आपको अब इंटरमीडिएट के लिए अप्लाई करना है। इंटरमीडिएट भरोगे, आप अपनी फीस भरोगे, कितनी फीस है वो आगे बताऊंगा, बहुत मिनिमम फीस है, इससे सस्ता कोर्स तो कोई नहीं मिलेगा इंडिया में। तो आपको इंटरमीडिएट के रजिस्ट्रेशन करनी है, अगेन आपको क्या करेंगे, वो बुक्स देंगे और आपको फिर प्रिपेयर करना पड़ेगा। जैसे फाउंडेशन के लिए था एटलीस्ट 4 महीने पहले आपको रजिस्टर करना है, तो इसी तरह से एग्जाम्स होंगे। सपोज अब फिर एग्जाम्स होंगे May 22 में और November 22 में। मैं आपका लगा रहा हूं कि आपका क्या हुआ, अभी आपने अभी May 21 में आपने क्या कर दिया, May 21 में आपके सीए फाउंडेशन दे दिया, वो आपका जून जुलाई तक रिजल्ट जो आया था आप उसका पास हो गए। और अब आपको क्या करना है, इंटरमीडिएट के लिए रजिस्टर करना है। जब आपकी इंटरमीडिएट की रजिस्टर हो जाएगी, उसके बाद 8 मंथ हो जाएंगे, तो आप इलिजिबल हो जाओगे एग्जाम के लिए, आप इलिजिबल हो जाओगे एग्जाम के लिए। सपोज आपका मई में था और जुलाई में आपका रिजल्ट आया और जुलाई में आपने रजिस्ट्रेशन कर दी, तो जुलाई से आप फर्स्ट, सपोज 31 जुलाई को आपने रजिस्ट्रेशन कर दी, 31 जुलाई को आपने रजिस्टर कर दिया, तो यहां से 8 मिनट लगा लो, तो जो अटेम्प्ट आएगा उसमें आप एलिजिबल हो एग्जाम के लिए। तो ये बेसिकली इस तरह से फाउंडेशन के लिए इंस्टीट्यूट लगता है कि 4 बुक्स है तो 4 मंथ की प्रिपरेशन उनको जरूरी है। इस तरह से फाउंडेशन इंटरमीडिएट के लिए लगता है उनको 8 महीने, 8 बुक्स है, अगर आप बोथ ग्रुप्स की बात करो तो 8 महीने का टाइम तो उनको मिलना चाहिए पढ़ाई के लिए, तो कोई ऐसा तो एक दिन में तो नहीं कर सकता है, तो 8 महीने है। तो अगर आपने जुलाई 31 जुलाई को कर दिया तो वहां से 8 महीने पकड़ लो, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 31 मार्च तक आपके 8 महीने हो गए, तो आप इलिजिबल हो गए 31 मार्च को एग्जाम देने के लिए। बट एग्जाम कब होगा, मार्च में तो नहीं होगा, एग्जाम तो फिक्स्ड है अपने टाइम पे May 22 और नवंबर में। तो इट मींस आपको May 22 के एग्जाम के लिए इलिजिबल होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट 31 अगस्त से पहले पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। क्यों, अगर आप 31 अगस्त से पहले पहले रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपका आएगा सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो मई में अटेम्प्ट है, तो मई से पहले जितने मंथ है 8 महीने पहले पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। तो 31 अगस्त आपकी डेडलाइन बनी। अगर आप 31 अगस्त 2021 तक रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए तो आप May 22 अटेम्प्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो, तो आपको फिर नवंबर 22 एग्जाम देना पड़ेगा, तो उसके लिए डेट वही आएगी। तो आप इंटरमीडिएट के लिए रजिस्टर हो गए, आपको बुक्स मिली, सपोज आप May 22 के लिए प्रिपरेशन करोगे, तो फिर आपका मर्जी है आप दोनों ग्रुप्स एक साथ दे दो या अलग अलग दे दो, आपकी अपनी मर्जी है। वो चीज आपकी हो गई, तो आप कहां से ट्यूशन लोगे, क्या चीज करोगे, वो आप अलग से डिस्कस, क्या सिलेबस है वो भी हम अलग से डिस्कस करेंगे। ये सब चूज करने के बाद आपके मई में आपका एग्जाम हो गया। सपोज अब आपने क्या कर दिया, आपने बोला नहीं नहीं नहीं, अभी तो मैं नया हूं सीए में, थोड़ा सा डर भी है, तो मैं अलग अलग ग्रुप्स देता हूं। आपने बोला कि आप मई में ग्रुप 1 दोगे, ठीक है, आपने मई में ग्रुप 1 दे दिया और इसका रिजल्ट आपका आ गया जून जुलाई में, आपका रिजल्ट आ गया, जुलाई में आपका रिजल्ट पास हो गया। अब तब तक क्या कर सकते हो, मई में आपने एग्जाम दे दिया, आप अपनी प्रिपरेशन कर दो। जब आपने प्रिपरेशन कर दी फिर आप नवंबर में ग्रुप 2 पास कर लो, बिल्कुल फाइन। मई में आपने ग्रुप 1 कर दिया, नवंबर में आपने ग्रुप 2 कर दिया, इस तरीके से आपका सीए इंटरमीडिएट पास हो गया। ये दो चीजें हो गई। अब आ गई बात, आपको क्या करना है, अब आपको 3 साल की, मतलब इंटरमीडिएट के बाद आपको 3 साल की ट्रेनिंग करनी है। ये आपको कहां करना है, ये आपको एक
जो ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस होगा, एक चार्टर्ड अकाउंट जो जिसका अपना ऑफिस होगा, जैसे लॉयर का अपना ऑफिस होता है, इसी तरह चार्टर्ड अकाउंट्स का भी अपना ऑफिस होता है जिनको हम सीए फर्म बोलते हैं। आपको वहां पे एज ए ट्रेनी रजिस्टर करना पड़ेगा, जिसको हम आर्टिकलशिप बोलते हैं। तो आपको एक चार्टर्ड अकाउंट के अंदर आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर इसके बाद आपका फाइनल बचा, फाइनल के बाद आप सीए बनोगे, सीए के बाद आपको काम करना है, तो आपको वो काम सीखना पड़ेगा पहले। तो बोलते हैं आपको 3 साल एक चार्टर्ड अकाउंट के पास बैठो, वो आपको काम सिखाएगा। जो काम आपको सीए बनने के बाद खुद करना पड़ेगा, वो काम आपको सीए के पास बैठो 3 साल वो आपसे मेहनत कराएगा, आपको सिखाएगा पहले काम। 3-4 महीने में आप काम सीख जाओगे, फिर आप 3 साल तक पूरा काम करोगे और आपको पूरी अच्छी नॉलेज मिलेगी कि आपको जॉब के बाद, मतलब सीए के बाद जो आपको करना है प्रैक्टिकली, वो आप उसके पास सीखोगे। जैसे एमबीबीएस में आपको एमबीबीएस डिग्री के बाद आपको 1 साल की इंटर्नशिप होती है, उसके बाद आप कहीं पे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। अदरवाइज क्योंकि सर्जरी करनी है तो आपको पहले सीखना पड़ेगा। इस तरीके से आप इंजीनियरिंग करते हो, शायद वहां पे भी वैसे इंटर्नशिप तो ऐसा कुछ नहीं होता, बट डॉक्टरी में या सीए में आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है, क्योंकि कल को आप अपना ऑफिस खोलोगे, आपको किसी का ऑडिट करना है, टैक्स ऑडिट करना है, आपको किसी की इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है, आपने किसी की बैलेंस शीट बनाने देनी है, बैलेंस शीट बनानी है, बैंक का ऑडिट करना है, तो आपको सीखना पड़ेगा। तो आप किसी सीए के साथ रहो 3 साल, तो वो आपको सिखा देगा। तो ये आपको 3 साल की ट्रेनिंग करनी है। तो इस 3 साल की ट्रेनिंग के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप क्या करोगे, आपने जब इंटरमीडिएट जो है उसका एक ग्रुप पास कर दिया, तो आप ट्रेनिंग कर सकते हो। तो आपकी अपनी मर्जी है, ग्रुप 1 पास हुआ, आप ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर दो, आप ट्रेनिंग ज्वाइन कर दो, और साइमल्टेनियसली फिर जब नवंबर आएगा आप ग्रुप 2 पास कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप क्या करोगे, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ग्रुप पास कर लो और फिर जाकर ट्रेनिंग के लिए करो। बट इससे पहले ये तो चले, एक ग्रुप इज मस्ट, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, दो में से कोई भी ग्रुप इज मस्ट, दोनों में से एक ग्रुप आपका पास होना चाहिए, यू आर एलिजिबल फॉर ट्रेनिंग। मगर उसके बगैर आपको दो छोटे छोटे कोर्सेज करने हैं। एक होता है ITSS और दूसरा होता है ओरिएंटेशन कोर्स। ये छोटे छोटे कोर्स है, इनमें आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। ये कोई एग्जाम नहीं है, थोड़ा सा फॉर्मेलिटी वाला एग्जाम होता है इस ITSS में, बट ओसी में कोई एग्जाम नहीं होता है। तो ये बहुत सिंपल है और ये पास होता है, इसके बारे में टेंशन नहीं लेना है। तो आपको IT के बारे में, क्योंकि आप अभी आजकल डिजिटलाइजेशन है, सारा ऑनलाइन ही होता है, तो IT का एक कोर्स किया जाता है, और ओरिएंटेशन कोर्स जिसमें आपको थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स वो सिखाया जाता है। ये ट्रेनिंग भी इंस्टीट्यूट कंडक्ट कराता है, एक नॉमिनल सी फीस होती है, वहां पे आपको खाना वाना अच्छा मिलता है, एक अच्छे होटल में आपको करा देंगे, और आपको वो सिखा देंगे थोड़ा IT, वर्ड, एक्सेल, ये सारे चीज आपको सिखा देंगे। और ओरिएंटेशन कोर्स में आपको कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाएंगे। तो छोटी छोटी ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग ज्वाइन करने से पहले, मतलब ये सीए की आर्टिकलशिप ज्वाइन करने से पहले आपको एटलीस्ट ग्रुप 1 या ग्रुप 2 पास होना चाहिए, और साथ साथ में ये छोटे कोर्सेज जो इंस्टीट्यूट कराती है ये आपको कंप्लीट करने हैं। ये करने के बाद आप ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हो। क्यों? ट्रेनिंग में आपको अब वो उस सीए के पास बैठना है, काम सीखना है, तो एटलीस्ट वर्ड, एक्सेल, ये सारा चीज तो आना पड़ेगा ना। ये ऐसा नहीं है कि उस चार्टर्ड अकाउंट आपको ये चीज होगा तो बोलते तो पहले आप ये ट्रेनिंग करो, और कम्युनिकेशन स्किल्स वहां पे आपको सीए के क्लाइंट्स के साथ डील करना है, तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आने चाहिए। तो तभी आपको बोलते हैं पहले बेटा ये 2 कोर्सेज भी कर लो और एक ग्रुप पास भी कर लो, तभी तो आप उस ऑफिस जाने के लायक हो जाओगे। वो जगह आप 3 साल की ट्रेनिंग करोगे। वंस आपने अब तो आपने क्या किया, सपोज आपने ग्रुप 1 पास कर दिया, आपने बोला टाइम बचाने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये 2 कोर्स जल्दी जल्दी, ये शायद 15-15 दिन के कोर्सेज होते हैं, 15 दिन ये 15 दिन ये आप कब भी कर सकते हो। या आप फाइनल, आपने क्या कर दिया, इंटरमीडिएट का एग्जाम दे दिया मई में, अभी आपके पास रिजल्ट तक 2 महीने का टाइम है, तो आपने क्या करना है, मई के बाद ही बेचेस बनेंगे, तो आपने ये 2 कोर्सेज कंप्लीट कर देने हैं। कुछ तब तो आप रिलैक्स भी होना चाहते हो, 8 महीने से आप पढ़े हुए हो, थके हुए हो, पढ़ते पढ़ते थक गए हो, तो आपने क्या करना है, मई का एग्जाम जो ही हो गया, आपने ये छोटे छोटे कोर्सेज कर देने हैं और आपके कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तब तक फिर 1 महीना और बचेगा, ये कोर्सेज आपको कंप्लीट हो, बीच में गैप भी होगा कि IT के बाद OC का बैच बनने में थोड़ा सा टाइम है। ये 2 कोर्स आपके कंप्लीट हो जाए, तब तक आपका क्या हो जाएगा, ये सीए, ये क्या बोलते हैं कि ग्रुप 1 का रिजल्ट भी आएगा, और जो ही पास हो गया, ट्रेनिंग भी आपके पास, सर्टिफिकेट भी आ गई इन 2 के, तो आप क्या करो, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास रजिस्टर कर लो, फिर थोड़ा सा उधर ऑफिस जाओ, फिर उनको बोले कि सर मेरे आप दूसरा ग्रुप का अटेम्प्ट है, तो वो आपको छुट्टी देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आप एग्जाम कर देना, फिर आपका नवंबर में पास हो गया, फिर आप ऑफिस जाना आराम से। फिर आपको ये 3 साल की ट्रेनिंग करनी है। बट जब आपने ये 2 कोर्सेज कर दिए और फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप कंप्लीट कर दिया, इट मीन जो आपका ये दूसरा स्टेज था, मैं वापस ले जाता हूँ उस स्लाइड पे, ये जो आपका दूसरा स्लाइड था इंटरमीडिएट, ये भी आपका कवर हो गया। तो ये भी आपका हो गया, ये भी आपका हो गया। अब आपका इधर हो, आप इधर हो, अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आर्टिकलशिप कर रहे हो। तो इस फेज में जो ही आपका इंटरमीडिएट हो गया, तो आप फाइनल के लिए एलिजिबल हो। तो अब आपका जब
इंटरमीडिएट हो गया, जब इंटरमीडिएट कंप्लीट हो गया और ट्रेनिंग आपने ज्वाइन कर दी, तो आप अब क्या करोगे, फाइनल के लिए क्या करोगे, रजिस्टर करोगे। फाइनल के लिए आप रजिस्टर करोगे। और ये ट्रेनिंग कितने साल की है, 3 साल की। मगर आफ्टर 2.5 years ऑफ आर्टिकलशिप, आफ्टर 2.5 years ऑफ आर्टिकलशिप, आप फाइनल के लिए रजिस्ट्रेशन आप पहले ही कर लो। इंटरमीडिएट का जो ही हो गया तो आपको फाइनल की रजिस्ट्रेशन करनी है, तो आपको फिर फाइनल की फीस भरनी है और वो आपको फाइनल की बुक्स देंगे। फाइनल की बुक जब आपको देंगे तो आपको फिर 2.5 साल का टाइम मिलता है अच्छे से पढ़ने के लिए। फाइनल के लिए, फाइनल में अगेन 8 बुक्स है, तो मर्जी है अलग अलग दे दो, एक साथ दे दो। तो आप क्योंकि ऑफिस में जाना होता है तो तभी आपको 2.5 साल दिए जाते हैं, क्योंकि आप तो पूरा दिन तो नहीं पढ़ सकते। तो सुबह आप कुछ क्लासेस लगाओगे, शाम को कुछ क्लास लगाओगे, पेन ड्राइव लोगे, वो मैं आगे बता दूंगा किस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन करोगे। तो आपके पास 2.5 साल मिलते हैं फाइनल के इन 8 पेपर के लिए पढ़ने के लिए। तो 2.5 साल बाद ही एलिजिबल हो, ट्रेनिंग 3 साल के, बट आप 2.5 साल बाद ही एलिजिबल हो। तो 2.5 साल जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे इस ट्रेनिंग के, तो सपोज मैं आपको बताता हूं, मैं आपको पीछे की स्लाइड में जाता हूं। यहाँ आपने May 22 का एग्जाम देने के लिए आप एलिजिबल हो गए, और आपका ये 31 जुलाई को रिजल्ट आ गया, ग्रुप 1 आपका पास हुआ, तब तक आपने ट्रेनिंग कर दी। तो आपने अगस्त में, 1 अगस्त तक ये आपका सारा कुछ कंप्लीट हो गया, तो आपने अगस्त में रजिस्ट्रेशन कर दी। तो आप लगा लो 31 अगस्त तक आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद 2.5 साल लगा लो, तो 31 अगस्त 2022, 23, 24, और उसके बाद 6 महीने, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो इट मीन्स फरवरी 2024, 2024 में आप, ये हो गया 22 से था 23, 24, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, आपका था ये May 22 में आपका इंटरमीडिएट का था, 23, 24, 25। तो आपका फरवरी 2025 में, फरवरी 2025 में आप फाइनल के लिए एलिजिबल हो। तो अगर आप एलिजिबल हो गए तो अब नेक्स्ट अटेम्प्ट कब आएगा, सर नेक्स्ट अटेम्प्ट तो मई में आएगा। तो May 2025 में आप क्या करोगे, फाइनल का एग्जाम के लिए दोगे। तो सपोज आपने दोनों ग्रुप दे दिए और May 2025 में आपका क्या होगा, रिजल्ट पूरा हो गया। May 2025 में आपका रिजल्ट आ गया। अब रिजल्ट कब आएगा, जुलाई में। तो जुलाई में आप देखा जाएगा क्या होगा, आपका जो है फाइनल का जो पेपर है वो भी पास हो गया, और आपकी आर्टिकलशिप कब खत्म हो गई, फरवरी, अगस्त। तो आप अगस्त, 31 अगस्त था, 22, 23, 24, 25। तो 31 अगस्त 2025 तक आपकी आर्टिकलशिप कंप्लीट होगी। आपने फाइनल भी पास कर दिया, इंटर तो आपने पहले ही कर दिया था। और ये जो फाइनल का एग्जाम होता है, फाइनल का एग्जाम जो अब मई में होगा, तो आर्टिकलशिप के बाद, आर्टिकलशिप के लास्ट 2 इयर्स में, मतलब पहले साल नहीं, लास्ट 2 इयर्स में, और फाइनल के एग्जाम से पहले जो May 25 का आपका एग्जाम बनेगा, उससे पहले आपको अगेन 2 छोटे छोटे कोर्सेज, इस तरह आपने इंटर में 2 कोर्सेज किए थे, इस तरह फाइनल एग्जाम से पहले आपको 2 छोटे कोर्सेज करने हैं। वो एक एडवांस आईटीटी है और एमसीएस है, मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, इसका थोड़ा सा एडवांस्ड लेवल है, बट अगेन इंस्टीट्यूट कराएगा, आप आराम से पास हो जाओगे, कोई बड़ी चीज नहीं है, फॉर्मेलिटी लगा लो आप, या थोड़ा सा सीख भी लेते हो उधर, वो आपका पता है। तो ये सारा कंप्लीट करने के बाद अगस्त 31 अगस्त 2025 को आप सीए के डिग्री के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो अगर देखा जाएगा, आपने May 21 से स्टार्ट कर दिया, तो या आप ऐसा बोलोगे आपने जनवरी 21 से स्टार्ट कर दिया, तो 21, 22, 23, 24, 25, तो 4.5 इयर्स में मिनिमम सीए बन सकता है इंसान, 4.5 इयर्स में। तो ये आपके 4, अगर आप जनवरी से स्टार्ट करोगे, बट एंट्रेंस तो देखो, तो फाउंडेशन एंट्रेंस तो आपका मई में होता है। तो अगर देखा जाए मई में एंट्रेंस होता है, तो 4, 4.5 साल में, ये 4 साल में भी हो सकता है, वही 4, 4.5 साल, और मिनिमम 5 साल लगा लो, मतलब ऑन एन एवरेज 4.5 साल, 5 साल में सीए का कोर्स, अगर आपका स्मूथ नहीं रहा सब कुछ, तो आप 4.5, 5 साल के कोर्स, मतलब कोर्स है ये, और आप सीए बन सकते हो। और इसमें एडवांटेज भी है, आप सीए के साथ साथ साइमल्टेनियसली बीकॉम भी कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने आपको बेसिक चीज बता दी। अब मैं आपको बताता हूं, एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, फीस के बारे में आपको यहाँ पे बताऊंगा, सीए में कितनी फीस लगती है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट की जहां तक बात है कि इंस्टीट्यूट को आपको कितने पैसे देने, ये इंस्टीट्यूट जो आपको ये सीए की डिग्री देगा, तो वो आपका क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छे से समझ लेना। तो फाउंडेशन है और इंटरमीडिएट है और फाइनल है।
ठीक है। फाउंडेशन में आपको देने हैं 9,000 रुपए, इंटरमीडिएट में आपको देने हैं 18,000 फीस, और फाइनल में आपको देना है 22,000 फीस। तो इसका अगर मैं टोटल करूंगा तो इंस्टीट्यूट को जो आपको फीस देनी है इन तीनों कोर्सेज के लिए टोटल वो है 49,000। ठीक है, मगर यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है उन बच्चों के लिए जो जम्मू एंड कश्मीर या लद्दाख से बिलोंग करते हैं। गवर्नमेंट चाहती है कि वहां पे बहुत कम बच्चे जो सीए कर रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पे स्पेशल रिलैक्सेशन है। जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए जहां बाकी बच्चों को 9,000 रुपए भरने पड़ते हैं, वहां ही जम्मू कश्मीर के बच्चों को फाउंडेशन के लिए सिर्फ 2,250 रुपए भरने पड़ रहे हैं। और इंटरमीडिएट के लिए जहां बाकी बच्चों को 18,000 रुपए भरने पड़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर के बच्चों को सिर्फ 4,500 रुपए भरने हैं। और फाइनल के लिए जहां बाकी को 22,000 है, वहां जम्मू कश्मीर के बच्चों को 5,500 भरने हैं। तो जम्मू कश्मीर के बच्चों को जो टोटल फीस देनी है इंस्टीट्यूट को, वो देनी है इनको 12,250 रुपए। तो याद रखो कि सिर्फ आपको इन 3 सालों में 12,250 रुपए इंस्टीट्यूट को देने हैं इन 3 कोर्सेज के लिए, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल। इसमें आपको मिलेगा क्या? जब आप फाउंडेशन की रजिस्ट्रेशन करोगे 2,250 रुपए देखो, आपको क्या मिलेगा? आपको रजिस्ट्रेशन आपकी हो जाएगी, मतलब आपका एडमिशन हो जाएगा, और आपको वो स्टडी मटेरियल देंगे। और जब आप इंटरमीडिएट का करोगे तो आपको एक तो स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, और आपको आर्टिकलशिप का जो रजिस्ट्रेशन होगा वो भी इसमें इंक्लूड होगा, और फाइनल के लिए भी आपको स्टडी मटेरियल देना पड़ेगा। वो इंस्टीट्यूट आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये चीज है। तो ये तो बेसिक कोर्स भी है, बाकियों के लिए 49,000 और जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए 12,000। इसमें एक रेस्ट्रिक्शन है, ये आपको 31 मई 2022 तक इन्होंने रखा है। अभी हो सकता है बाद में एक्सटेंड करें। जो बच्चे यहां तक रजिस्टर करें, चाहे इंटरमीडिएट में या फाउंडेशन में या फाइनल में, उनको ये फीस है। बाद में अगर करेगा कोई तो उनको मे भी नॉर्मल होगा, या जो भी होगा वो गाइडेंस तब आ जाएंगे। अभी तक 31 मई 2022 तक शायद से यही फीस है जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए, बाकियों के लिए ये फीस है। इसके बगैर आपको क्या करना पड़ता है? जो एक तो ये चीज है, इसमें प्लस, इसमें प्लस, बट ये तो पहले नहीं है। पहले तो आपको मतलब 2,250 देके जम्मू कश्मीर के बच्चे, बाकी 9,000 देके आप रजिस्टर कर सकते हो। इससे छोटे महंगी फीस है, बेसिक कोई और इंग्लिश स्पीक कोर्स है उसमें देनी पड़ती है। इसके बगैर आपके जो मैंने वो छोटे छोटे कोर्सेज बोले, इंटर में आपने मैंने वो बोले 2 कोर्सेज करने हैं, आईटी एंड ओसी। और फाइनल में भी, फाइनल से पहले मैंने आपको बोला था एडवांस आईटी और एमसीएस। उनकी फीसेस है, इसकी 6,500 है और 7,000 है, और फाइनल में इनकी 7,500 है। बट ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको अभी तो नहीं देना, बाद में। इसमें आपको खाना वाना भी अच्छा मिलेगा और सर्टिफिकेट भी मिलेगा, तो उतना बड़ा अमाउंट तो ये बनता नहीं है। और ये इनके लिए भी, इसमें जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए भी कोई रिलैक्सेशन नहीं है। तो अगर मैं इंस्टीट्यूट की बात करता हूं, तो इंस्टीट्यूट का आपने इन बच्चों को कितना देना? 7 और 7 14, 14 और 7 हो गया, तो ये 28,000 इनका हो गया, 28,000 इनको। तो अगर आप जम्मू कश्मीर से बिलोंग कर रहे हो और आप सबसे इतना तक ये करते हो, तो आपको 40,000 में पूरा सीए कोर्स में जितना भी पैसे लगेंगे, इंस्टीट्यूट को आपको टोटल 40,000 है। और अगर ये बाकी है तो उनको 50 और 20 70 77,000 में, जो कि बहुत नॉमिनल अमाउंट है। 77,000 आपको देना है, और जम्मू कश्मीर के बच्चों को 48,000 देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लो अभी नहीं होगा तो कम से कम 50,000 जो आज स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको 50,000 में सीए हो जाएगा। घर बैठे आप अगर करोगे सीए तो आपको 50,000 में सीए हो जाएगा। ये बेसिक चीज है। बट इसके बाद और कुछ था, क्योंकि डिस्टेंस मोड है, आप बोलोगे आप कोचिंग भी लगाओगे तो इतना 50,000 में ही नहीं हो पाएगा अगर आप किसी बुक में कोचिंग भी लेते हो। बट मिनिमम इज दिस 50,000 जो आपका खर्चा हो जाएगा, और ये भी आपको एक ही साल में नहीं हो जाएगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम हो। तो एज सच उतना मुश्किल नहीं है, इससे ज्यादा फीस आपने अभी तक हर स्कूल में दी होगी। ठीक है, ये बेसिक था फीस के रिगार्डिंग आपको कितना खर्चा है। पर यहाँ पे जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए मैं बताऊंगा कि आपको इस चीज के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है।
एक ही चीज इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा, वो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो आप अभी क्या करो, अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो मेहरबानी करके आप क्या करो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो आप बना लो। मैं इसको फुल कर लेता हूँ। हाँ, तो आप क्या करो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर लो। तो इस चीज के लिए टू बी टू गेट दिस बेनिफिट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर लो। आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा वो जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे। और दूसरा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, उसमें आधार या वोटर आईडी या पासपोर्ट कुछ भी चलेगा, तो वो आपके पास हर किसी के पास आधार कार्ड होगा, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट मस्ट है आपके लिए। ये आपका है हुआ इस कोर्स की रजिस्ट्रेशन के लिए। और एग्जाम्स के बारे में भी मैंने आपको बोल दिया। आर्टिकलशिप में भी आपको एक और चीज याद रखनी पड़ेगी कि जब आप आर्टिकलशिप करोगे ना उस सीए के पास, वो भी आपको क्या करता है, एक स्टाइपेंड देता है। तो आप अगर इफेक्टली देखना चलोगे, यूं ही आप एक सीए इंटर करोगे, आप उसके बाद अपने खर्चे निकालना स्टार्ट कर सकते हो। आपको वो याद नहीं रखना कि आप कमाओगे, वो आप कमाने के हिसाब से नहीं, पर वो भी आपको स्टाइपेंड देता है। मिनिमम 1000 रुपया होता है, या थोड़ी बड़ी सिटीज में ये मिनिमम पहले साल में 2000 होता है। इंस्टीट्यूट ने कुछ मिनिमम रखा है, तो पहले साल में 2000, दूसरे साल में 2500, तीसरे साल में 3000। ऑन एन एवरेज सारे यही देते हैं, बट कुछ फर्म जो होते हैं वो इससे ज्यादा भी देते हैं। तो 2-3 हजार आपको मिल भी जाएगा स्टाइपेंड, अपना पॉकेट मनी थोड़ा सा निकल जाएगा, तो वो बात नहीं है, ठीक है। साथ साथ में आप क्या कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये आपने सीए के लिए अभी कर दिया, जैसे फाउंडेशन में, या आप साइड से बी कॉम या जो भी आप करना चाहते हो डिस्टेंस मोड में आप कर सकते हो। इनफैक्ट आप मैं वो सजेस्ट नहीं करूँ, ओपनली बोल नहीं पाऊंगा, मैंने खुद बी कॉम नहीं किया है, बट आप आराम से बी कॉम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बीकॉम कर सकते हो अगर आप अटेंडेंस को मैनेज करते हो, नहीं तो आप इग्नो से बीकॉम कर सकते हो। आप स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग होते हैं कहीं और से, नॉर्मल कॉलेज में भी अगर आपको है वो चीज, आप साइड से बीकॉम भी करते हो, कर सकते हो। और आई सजेस्ट आप कहीं पे एडमिशन करके रखो, क्योंकि ये तो डिस्टेंस है ही, या आप पढ़ सकते हो खुद ही, तो आपको बीच में कॉलेज जाना पड़ेगा, आप वो बीच में कॉलेज भी जाया करो, या जैसे भी है डिस्टेंस से करोगे या रेगुलर करोगे, आप बीकॉम में एडमिशन करो। क्योंकि सपोज कोई बोलेगा यार मेरी सीए नहीं हो गया, एटलीस्ट बीकॉम तो उसका होगा ही। और बीकॉम आप सीए की पढ़ाई अच्छे से करोगे, आपको एमकॉम के पेपर, बीकॉम के पेपर में आपको देने की जरूरत है। मैंने बीकॉम नहीं किया, पर मेरे दोस्त जो बीकॉम कर रहे थे, वो लिटरली मैं बोलता हूँ, मैं जम्मू में कोचिंग करता था, जब मैं जम्मू में था, उनके कश्मीर से बिलोंग करते थे, और कश्मीर को एग्जाम नहीं होता तो रात को जब निकले थे, जब जब भी पेपर होगा जम्मू कश्मीर का वहां पे, तो रात को जम्मू से निकले थे, जम्मू के कश्मीर के लिए जब पेपर्स होंगे, तो उसे एक दिन पहले निकल गए, वहां पे पेपर दे दिया, कोई प्रिपरेशन नहीं, आराम से फिर जब पेपर खत्म हो गया फिर जम्मू वापस आते हैं आराम से। उनका पसंद कि आप जो सीए के इंटरमीडिएट में करोगे वो आपको पूरा एमकॉम तक चलेगा, आपको फिर एमकॉम तक कोई और पेपर के लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, हार्डली कोई पेपर होगा इंग्लिश इंग्लिश जिसके लिए आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, वो आराम से आपको। तो आपको मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, आप यहाँ से सीए करो, साथ में आपकी सिंपल ग्रेजुएशन। आप क्या करते हैं कॉमर्स में, अगर आप सीए नहीं करोगे तो क्या करोगे, बीबीए एमबीए करोगे, और या बीकॉम करोगे। बीकॉम का आप ऐसे भी कर सकते हो, सीए डिस्टेंस मोड पे है, यहाँ से बीकॉम का रजिस्ट्रेशन कर लो, जब बीकॉम के एग्जाम देता बीकॉम दिया करो। तो यहाँ तो मई और नवंबर का अटेम्प्ट है, और वो स्ट्रेटेजी आप आपस में कर सकते हो। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सीए के साथ साथ बीकॉम का एडमिशन भी ले लो, और 5 साल में आपका एमकॉम भी कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ से आपका सीए भी कंप्लीट हो जाएगा, और क्या चाहिए। मैंने तो बीकॉम किया नहीं है ना, मैंने सिंपल चार्टर्ड अकाउंटेंट, और अल्लाह ताला के फजल से बहुत अच्छा कमाता हूँ। ठीक है, ये मैंने आपको ये चीजें बता दी। और ये आपको उस आर्टिकलशिप के फेज में आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा, ठीक है। और आप साइड में कोई कोर्सेज भी कर सकते हो जो मैंने आपको बोल दिया। और कुछ चीजें यहाँ पे, जब आप सीए बनोगे, जब आप सीए बनोगे आपको अपना टैग लगेगा साथ में, चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसके बाद आप क्या क्या चीज कर सकते हो वो मैं बताऊं, फिर मैं अगेन आपको आईसीए की वेबसाइट पे लूंगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, सारा चीज कवर करूंगा। तो पहले मैं थोड़ा ये बता दूंगा कि आपको बहुत अच्छी सीए करता क्या है। सीए जब आप करोगे, आप अपना ऑफिस खोल सकते हो, और जो बहुत सारे काम होते हैं वो आप कर सकते हो, जिस इलाके में जहां आप रहते हो उस तरह के बहुत सारे काम होते हैं जो सीए करता है। अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगा, तो आपने अपना ऑफिस खोला, लोगों को अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी है, जीएसटी का जो इतना बड़ा मामला होता है कि जीएसटी की रिटर्न भरनी है, ये हिसाब रखना है, वो सारा सीए करता है। बुक्स आप अकाउंट्स बनाते हो उनकी, और टैक्स ऑडिट होते हैं, बिजनेस को आप पढ़ोगे, अगर टैक्स ऑडिट कराना होता है सीए से, अगर उनका 2 करोड़ से ज्यादा टर्न हो रहा है, वो चार्टर्ड अकाउंट, जीएसटी का ऑडिट कराना होता है वो चार्टर्ड अकाउंट कर सकता है। आपको आपको क्या बोलते हैं इसको, बैंक्स का ऑडिट होता है वो चार्टर्ड अकाउंट करता है। कंपनी के ऑडिट्स होते हैं वो लॉ ऑफ द लैंड बोलता है कि सिर्फ चार्टर्ड अकाउंट कर सकता है।
टैक्स ऑडिट सिर्फ चार्टर्ड अकाउंट कर सकता है, ये सारे काम है जो चार्टर्ड अकाउंट कर सकता है। आप जॉब कर सकते, जैसे मैंने सीए करने के बाद मैं अपनी प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी फर्म नहीं खोला है, मैं एक कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, आपको अच्छी अच्छी जॉब्स मिलेंगे, आप जॉब कर सकते हो। आप इंडिया से बाहर भी जा सकते हो, इंडिया के बाहर भी आपको जॉब्स मिलेंगे। आप टैक्स कंसल्टेंसी की फर्म खोलते हैं, अगेन वो आपका सीए फर्म में भी आ जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं। इंडस्ट्री में जा सकते हो जॉब के लिए, आप एजुकेशन सर्विस में भी जा, आप बच्चों को पढ़ा सकते हो, आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में भी पढ़ा सकते हो, और आप ट्यूशन भी अपना पढ़ा सकते हो। तो ये बहुत सारी एडवांटेजेस है आपको सीए करने की। अब एक और चीज जो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, ये मैंने आपको कोर्स के बारे में बताया, एग्जाम के बारे में आपको मैंने वो बेसिक तो बता ही दिया कि आपके जो पेपर होंगे तो आपको याद रखना है कि आपको, ये मैंने आपको बता दिया था कि जब भी आप किसी इंटरमीडिएट हो, फाउंडेशन तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया, आपको तो 400 में से 200 मार्क्स लाने ही लाने हैं, 2 सब्जेक्ट है, 2 ऑब्जेक्टिव है। इंटरमीडिएट में चाहे आप ग्रुप 1 दो या ग्रुप 2 दो या फाइनल में ग्रुप 1 ग्रुप 2 दो, आपको एग्रीगेट में उस पर्टिकुलर ग्रुप में 200 लाने हैं, और इंडिविजुअली आपको हर बुक में 40 लाने। अब इसके बारे में थोड़ा और मैंने एग्जामिनेशन के बारे में भी बताया, और यहाँ पे मैंने आपको पहले अपनी एग्जाम्पल बता दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यहाँ पे अपना कैरियर का बता दे रहा हूँ, मैंने कैसे स्टार्ट किया था, तो आपको आइडिया मिलेगा। मैंने क्या कर दिया, मैं अपना पहले आपको पूरा कोर्स बताता हूँ और अपना वो अंडरस्टैंडिंग बताता है। मैंने अपना कोर्स जो स्टार्ट कर दिया है, मेरा एग्जाम जो 12th का था, 12th का एग्जाम जो मेरा था, मैं एसपी हायर सेकेंडरी श्रीनगर, 2011 की बात है, नवंबर 2011 में मैंने एसपी हायर सेकेंडरी श्रीनगर में पढ़ता था मैं, 9th 10th 11th 12th, और 2011 में मैंने 12th का एग्जाम दे दिया। फिर मैं क्या किया, मैं जम्मू गया, अब कश्मीर में कुछ था नहीं, कोचिंग सेंटर या कुछ आइडिया नहीं था, तो किसी तरीके से मैंने कंफर्म कर, कोई मेरा मेरा दूर दराज भी कोई रिलेटिव या कोई जानने पहचानने वाला सीए नहीं था, खुद से मेरा शौक हो गया था कि मुझे सीए करना है। तो किसी तरीके से मैंने पहले रजिस्ट्रेशन कर दी थी, 11th में ही मैंने रजिस्ट्रेशन आपको बोला, और रजिस्ट्रेशन में आपको बोला कि 12th के बाद कर, आप 10th के बाद ही, आप 10th के बाद ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, कि ऐसा भी नहीं है कि आपको क्या करना है कि आपको 12th तक वेट करना है, आप 10th के बाद ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो मैंने भी रजिस्ट्रेशन कर दी थी। तो फिर मैं जम्मू गया दिसंबर 2011 में, दिसंबर 2011 में मैं जम्मू गया, वहां पे एक कोचिंग सेंटर था, तो वहां पे मैंने कोचिंग स्टार्ट कर दी। और तब जून में होता था, तब उसको सीपीटी बोलते थे फाउंडेशन को, और वो पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप होता था। अभी जो अब थोड़ा सा चेंज कर दिया, मैंने बोला 2017 में चेंज कर दिया उन्होंने, तो मैंने कोचिंग कर दी वहां पे 2000, तो जून 2012 में मैंने जो सीपीटी का एग्जाम था वो दे दिया, और जुलाई 2012 में मेरा रिजल्ट आ गया और मैंने पास कर दिया। तब 200 से में होता था, तो मेरे 200 में 134 थे, तो मैं पास हो गया। तब कंपलसरी भी नहीं होता कि किसी बुक में इंडिविजुअली वो लाना होता था इतना मार्क्स, अब वो कंपलसरी हो गया। तब सिर्फ 200 में से होता था, तो 100 मार्क्स लाने होते थे, चाहे किसी भी बुक से किसी से आ जाए। तो 4 बुक्स होती थी तब, अभी भी 4 बुक्स है, थोड़ा सा एडवांस हुआ है उससे एंट्रेंस। तो सीपीटी होता था, अब फाउंडेशन है। तो जून 2012 में मैंने एंट्रेंस पास कर दिया, और फिर जुलाई में मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया। अगेन उसी कोचिंग सेंटर से मैंने क्या कर दिया, उसी कोचिंग सेंटर से मैंने क्या कर दिया, मैंने उसी कोचिंग सेंटर से सीए आईपीसी से होता था तब, इंटरमीडिएट का लगा लो, ग्रुप 1 की मैंने कोचिंग कर दी। ये मैंने जुलाई 2012 में वहां पे स्टार्ट कर दिया। तो मेरा नेक्स्ट अटेम्प्ट जो ड्यू हो गया वो मई 2013। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मतलब मेरे जो सर थे वहां पे, बहुत अच्छे सर, सीए रितेंद्र गुप्ता, मैं उनका नाम लूंगा। मैं यहाँ पे ये बता दूंगा ऑनेस्टली, जितने उन्होंने मुझे गाइडेंस कर दी है सीए कोर्स में, मतलब वो तो ना कि सिंगल पॉइंट मेरा जो भी था सीए का, उन्हीं की वजह से है। उनके पास मैंने ज्वाइन कर दिया, तो एंट्रेंस भी उन्हीं से पढ़ा, और सीए इंटर का ग्रुप 1 भी मैंने उन्हीं से पढ़ा। उन्हीं के पास मैंने आर्टिकलशिप, क्योंकि वो खुद सीए है, उन्हीं के पास मैंने आर्टिकलशिप भी कर दी। और फिर उसी कोचिंग सेंटर में मैं खुद भी पढ़ाता था जब तक मेरा सीए कंप्लीट हो गया, और फिर मेरी जॉब लगी तो मैं वहां से निकल आया। सारा मुझे उसी कोचिंग सेंटर और उसी सर के अराउंड में था। तो फिर मेरा मे 13 कैट में था, वो मुझे बोलते रहते थे कि लतीफ तू रैंक ला सकता है, सीए में क्या होता है, रैंक होता है। बट अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, मतलब वो कॉन्फिडेंस ना था, क्योंकि बाकी से सुना होता था टफ होता है, टफ है टफ है, बट वो बहुत मोटिवेटिंग सर थे। तो वो बोलते थे तू रैंक है, बट मैंने क्या किया था, अलग अलग ग्रुप देता। तो रैंक भी होती है इसमें, सीए में रैंक भी होती है, जो आपने देखा होगा मेरा, कि मेरा इस थंबनेल में भी लिखा होता है रैंक 35, वो मेरी फाइनल में आई थी। कि रैंक का कंसेप्ट क्या होता है, अगर आप दोनों ग्रुप को, जैसे इंटर के 2 ग्रुप थे या फाइनल के 2 ग्रुप थे, या एंट्रेंस की बात हो, ये एंट्रेंस तो एक साथ ही होता है, फाइनल के 2 ग्रुप होते हैं, इंटर के, अगर आपने दोनों ग्रुप को एक साथ दे दिया है, और टॉप 50 बच्चे जो होते हैं उनकी रैंक होती है,
सीपीटी में फाउंडेशन में 10 होते हैं, टॉप 10 बच्चे जो है इधर टॉप 50। अगर आप टॉप 50 में आ गए तो आपकी रैंक होती है। और जब आपके यहाँ पे रैंक होती है ना एंट्रेंस में, फाउंडेशन में टॉप 10 बच्चों में, ये बच्चे नहीं होते, टॉप 10 रैंक्स होती है। जैसे कट ऑफ हो गया, मतलब टॉपर को आगे फाउंडेशन में 310 सपोज, दूसरे को 309, अगर 300 में 5 भी हो तो सबकी दूसरी रैंक आएगी, ऐसे ऐसे होता है। टॉप 10 स्कोर जो है, इसी में यहाँ पे आईपीसीसी में फाइनल में टॉप 50 स्कोर जो है, उसमें अगर आपको रैंक मिलती है, तो वो मुझे आईपीसी में बोलते थे आप दोनों ग्रुप ऐसा आपको रैंक आएगी, बट मैंने अलग अलग ग्रुप दे दिया। वो मुझे कॉन्फिडेंस की बहुत उम्मीद है। जब मेरा ये जून में मैंने जुलाई में मैंने रजिस्ट्रेशन कर दी इंटरमीडिएट के लिए, फिर मैं कोचिंग कर दी, तो कोचिंग कुछ दिसंबर जनवरी तक कंप्लीट हो गई मेरी। अब मई में एग्जाम था तो मैं कश्मीर गया, तो सिलेबस भी बहुत ज्यादा था, थोड़ा सा डर भी था ऐसा ऐसा, तो मुझे लगता था मैं हो जाऊंगा पास, नहीं हो जाऊंगा। तो मैंने क्या बोला था, इसमें क्या होता है कि मैंने आपको बोला था कि आपको जो ग्रुप, जैसे मेरा May 13 में ग्रुप 1 था, तो 4 पेपर थे, 1 2 3 4, तो 400 में था, तो मुझे क्या करना था, 400 अगर मैं पेपर देता तो मुझे दोनों ओवरऑल 200 लाने थे, और इंडिविजुअली मुझे हर बुक में 40-40 लाने थे। तो मैंने क्या कर दिया, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि मुझे तो अकाउंटेंसी अच्छी आती है, बाकी बुक्स तो मुझे अच्छे से नहीं आती है, हालांकि मुझे आती थी, बट कॉन्फिडेंस की कमी थी, पता नहीं था कि सीए का पेपर कैसा आएगा। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने बोला कि मैं क्या करूंगा, मैं अकाउंटेंसी को अच्छे से प्रिपेयर करूंगा, और बाकी जो ग्रुप्स, बाकी जो 3 पेपर है, जब मेरा अब नवंबर अटेम्प्ट आएगा, उसमें जो नवंबर अटेम्प्ट थी, तब नवंबर ग्रुप 2 में 3 ही बुक्स होती थी, अब 4-4 हो गई, तब 3 ही बुक्स होती थी, तो मैं तब 3 बुक्स वो दूंगा और 3 या 6 बुक्स एक साथ दूंगा, और इसमें एग्जाम्पशन लाऊंगा, क्योंकि अकाउंटेंसी मुझे अच्छे से आती थी। तो जब मैं गया पेपर देने, तो मैंने अकाउंटेंसी का पेपर दे दिया, अकाउंटेंसी का पेपर मुझे अच्छे से आता था, तो मैंने अराउंड 95 का अटेम्प्ट कर दिया। अब दूसरा पेपर होता था लॉ, ये एक होता था अकाउंटेंसी और दूसरा लॉ, तीसरा होता था कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग, और कॉस्ट एंड एफएम होता था तब, और चौथा होता था टैक्स। ये लॉ मुझे नहीं आता था, मैंने इसको ध्यान से पढ़ा नहीं था, मुझे समझ नहीं आता स्टार्ट में, तो मैं बहुत जो भी रीजन थे, तो मुझे लगता है मुझे लॉ नहीं आता है। तो अगले दिन मैंने कुछ खास पढ़ा ही नहीं, अब मुझे तो अपनी स्ट्रेटेजी पता है कि मैंने तो वो 3 बुक्स जो है, लॉ, अकाउंटेंसी, लॉ, कॉस्ट और टैक्स, वो मुझे अगले महीने, अगले जो नवंबर वाला अटेम्प्ट होता हुआ। तो आप बोलोगे सर आपने फिर पेपर ही क्यों दिया, तो इसमें याद रखो, जो मैंने एग्जाम्शन वाली बात बोली, जो मैंने एग्जाम्शन वाली बात बोली, उसके लिए ये याद रखो, अगर आपको एग्जाम्शन लेनी पड़ेगी किसी बुक में, तो सिर्फ उस बुक में एग्जाम्शन मिलेगी जिसको 60 प्लस मार्क्स होंगे, 60 या 60 प्लस, और आपके लिए कंडीशन है कि आपने चारों बुक्स में अपियर करना होना चाहिए। तो मुझे तो चारों पेपर देने थे, तब मुझे अगर अकाउंटेंसी में 60 आ जाते तो मुझे एग्जाम्शन मिलती। अगर मैं किसी पेपर में एब्सेंट रहूंगा, अगर उसके बावजूद भी मुझे बाकी किसी पेपर में 60 से ज्यादा आ गए, तो मुझे एग्जाम्शन नहीं मिलेगी। तो एग्जाम्शन के लिए मुझे बाकी पेपर तो देने थे। जब मैंने लॉ का पेपर ले लिया, लॉ का पेपर मुझे बहुत ही आसान लगा, बट मैंने तब रिग्रेट कर दिया कि यार मैंने तो पढ़ा ही नहीं है लॉ। तो उसी वक्त मैंने नसीहत पढ़ ली थी कि मैंने देखा अकाउंटेंसी पेपर तो बहुत आसान है, जिस तरह से मेरा 12th में पेपर आता है, तो उसी तरह से मुझे अकाउंटेंसी का पेपर लगा, कुछ डिफरेंट तो लगा नहीं, पहले लगता था सीए टफ है, कुछ डिफरेंट होगा। तो मैंने क्या कर दिया, मैं घर गया, मतलब जहां मैं रहता था, तो जम्मू में, तो मैं गया वापस घर, मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी कॉस्ट की। उसी रात को मैं 12-1 बजे तक पढ़ता रहा, क्योंकि एक एक दिन का छुट्टी होता है, तो अगले दिन उठा तो रेस्ट वेस्ट थोड़ा, मतलब रात को रेस्ट करके उठा, पूरा दिन और पढ़ा, और अगले दिन फिर और 1 बजे 2 बजे पेपर होता है, तो मैंने उस टाइम अच्छा पढ़ा, फिर कॉस्ट भी पढ़ा और टैक्स भी पढ़ा। सिर्फ मेरा लॉ का पेपर खत्म हुआ, बट वहां पे मुझे एक लर्निंग होगी कि जो सीए का ये बच्चों को बोला गया कि टफ है टफ है टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे, मेहनत जब जितना भी आपको टाइम है, और एग्जामिनेशन डे से पहले भी पढ़ोगे एक दिन, तो आप आराम से पास हो जाओगे। बस उस पीरियड में आपको डेडिकेशन के साथ पढ़ना है। और आपके लिए मैं ये खुशखबरी बताता हूँ, आप मेरे साथ बने रहो, मैं लास्ट में अपना 1 नंबर देता हूँ, जब तक आप सीए नहीं बनोगे तब तक अगर मैं जिंदा रहा, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। जब भी आपको जो भी मुश्किल होगी, आप मुझे मैसेज कर देना, इंशाल्लाह 1 दिन के अंदर अंदर, मतलब मैं आपको उसी वक्त रिप्लाई करूंगा, अगर उस वक्त नहीं कर पाऊंगा तो 1 दिन के अंदर मैं आपको रिप्लाई करूंगा मैं। तो आप बने रहना, तो आपको वो दिक्कत है बिल्कुल नहीं आगे, गाइडेंस की बहुत जरूरत है। फिर जब मेरा जुलाई को रिजल्ट आया, तो मैं आपको अपने मार्क्स बताता हूँ यहाँ पे। मेरे अकाउंटेंसी में 90 मार्क्स थे, मेरे कॉस्ट एफएम में मुझे अभी भी याद है मेरे 69 मार्क्स थे, मेरे टैक्स में 71 मार्क्स थे, और मेरे लॉ में खाली 20 मार्क्स थे। मैं बताऊंगा आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी अपनी गलती से, मेरी अपनी गलती से, बट उस वक्त मुझे इतनी अच्छी लर्निंग मिली
कि जिस पेपर के लिए मैं सोच रहा था कि मैं तो अब नवंबर में दूंगा, मैंने एक रात को अच्छे से पढ़ा, हालांकि पूरे साल पढ़ा भी था, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं पढ़ा था, मैंने पढ़ा था, बहुत अच्छे से पढ़ा था, ट्यूशन में भी पढ़ा था, घर में प्रिपरेशन भी पढ़ा था, बट एक डर था कि नहीं होगा नहीं होगा, नवंबर में दूंगा। तो उधर ही मैंने नसीहत पकड़ ली कि कुछ भी नहीं है। तो मैंने क्या हो गया, तो मेरे एग्रीगेट में जितने भी वो टोटल बढ़ रहे थे, बट सिंस ये 20 पेपर का था, लॉ में सिर्फ 20 थे, मेरा ग्रुप 1 पास नहीं हुआ। मेरा, अब मैं इसको टोटल करूंगा, 6 9 + 1 = 0, 9 तक 10 12 अर्धा 7 तो मेरे 250 मार्क्स थे 400 में से। तो अगर देखा जाएगा 4 में से तो 200 लाने थे, वो तो मेरे थे। पर दूसरा कॉम्बिनेशन था कि हर बुक में एटलीस्ट 40 होनी चाहिए, इसमें 40 है, इसमें 69 है, इसमें 71 है, तो मेरा एग्रीगेट एक बुक में तो 20 है, तो दूसरा वाला नहीं बना, तो इट मींस मेरा ग्रुप पास नहीं हुआ। फिर दूसरी चीज आगे, एम आई एलिजिबल फॉर एग्जामिनेशन? द आंसर इज यस। उन बुक्स में जिसमें मेरा 60 या 60 से ज्यादा है, तो मेरी इसमें भी एग्जामिनेशन थी, मेरी इसमें भी एग्जामिनेशन थी, मेरी इसमें भी एग्जाम थी। तो आई वाज लकी एनफ अल्लाह ताला के फजल से कि दो मेरे एक बुक में 20 मार्क्स है, मुझे तीनों बुक्स में एग्जामिनेशन मिली और मुझे सिर्फ यही लॉ दिखा। मुझे ये लगता है अपना केस, इट इज रियरेस्ट ऑफ द रियरेस्ट केसेस इन द आईसीए कि किसी बच्चे को सीए में एक बुक में रेपियर हुआ और उसको बाकी बुक्स में एग्जाम नहीं देना पड़ा, क्योंकि मेरे हर बुक में 60 से ज्यादा थे। इसके बरक्स में अपने एक दोस्त की एग्जांपल देता हूं। मेरा एक दोस्त था, वो भी मेरे साथ सीए करता था। उसके, मैं आपको बताता हूं, उसके अकाउंटेंसी में 55 पास, कॉस्ट में 55 पास, इसमें अराउंड 55 पास, और इसमें 35। और यहां पे देखो बदकिस्मती, अब देखा जाए तो एग्रीगेट में अगर देखूंगा, 5 5 10 5 15 5 वो 0, 5 अब तो 7 रहे 10 तो 5 15 5 वो, तो इसके 200 मार्क्स है। तो 200 मार्क्स तो है इसके, तो क्या इंडिविजुअली 40 से ज्यादा है? इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो इट मीन इसका ग्रुप पास नहीं हुआ। तो क्या इसकी एग्जाम्शन है? एग्जाम्शन के लिए किसी बुक में इसको 60 से ज्यादा होना चाहिए, इसमें है, द आंसर इज नो, इसमें है, द आंसर इज नो, इसमें ना। तो इस बेचारे को दो की 3 बुक्स पास थी, बट क्योंकि एक बुक में 40 से कम थे और किसी भी बुक में 60 या 60 से ज्यादा नहीं, इस बेचारे को सारी बुक्स में नए से देना पड़ा। तो यहाँ पे आपको ये, आई होप आपको एग्जाम्शन के लिए समझ आया। उस अटेम्प्ट में जिस बुक में भी आपको 60 से ज्यादा होगा, आपको एग्जाम्शन मिलेगी। या तो आप इंडिविजुअली 45 55 किसी भी कॉम्बिनेशन का 200 या 200 से ज्यादा लाओ, आप पास हो गए। मगर अगर किसी भी बुक में 40 से कम हो गए, तो आपकी जिस जिस बुक में 60 या 60 से ज्यादा है, वो आपकी पास बनेगी, उसमें आपको एग्जाम्शन मिलेगी। तो नेक्स्ट अटेम्प्ट जो होगा, आपको वो पेपर नहीं देना पड़ेगा। जैसे मेरा फिर था नवंबर अटेम्प्ट, नवंबर में मुझे सिर्फ लॉ ही देना पड़ा। तो मैंने नवंबर में क्या किया, फिर एक तो लॉ दे दिया ग्रुप 1 का, और ग्रुप 2 के जो 4 बुक्स थी वो कर दी, तो वो मैंने पास कर दी। और उसके बाद फिर मैंने सी आर्टिकलशिप के लिए रजिस्टर कर दिया, क्योंकि मेरा ग्रुप 1 क्लियर तो था नहीं, तो मुझे वेट करना पड़ा उसके लिए। फिर मैंने क्या कर दिया, फिर जब मेरा ये ग्रुप 1 का रिजल्ट, ग्रुप 2 का रिजल्ट आया, उसमें ग्रुप 1 भी दिया था, तो मेरा बोथ ग्रुप्स का वो हो गया था, वो पास हो गया। तो फिर मैंने आर्टिकलशिप ज्वाइन कर दिया अगेन उसी सीए के पास, अप्रैल 2014 में, अप्रैल 2014 में मैंने आर्टिकलशिप ज्वाइन कर दी। और तो 2.5 साल बाद जो भी मेरा होता था, तो नवंबर 2016 में एलिजिबल था एग्जाम के लिए। उस तक दौरान जो मेरी ट्रेनिंग थी वो मैंने कर दी थी। नवंबर 16 का पेपर दे दिया, मेरे पास अच्छा टाइम था, तो मैंने डिसाइड करते थे कि मुझे रैंक लानी है। और मैंने अपने रूम में ऑनेस्टली, मेरा पूरा सेल्फ स्टडी था सीए फाइनल, मैंने कहीं पे कोचिंग नहीं लगा दी थी फाइनल की। इनफैक्ट ग्रुप 2 की भी मैंने सिर्फ अकाउंटेंसी में सर के पास थोड़ा सा पढ़ा था पहले, जब मैं ग्रुप 1 पढ़ता था, तब मैं ग्रुप 2 के बच्चों के पास साथ बैठते, थोड़ा सा अकाउंटेंसी भी कुछ कुछ चैप्टर्स मैंने पढ़े थे, बाकी मेरा पूरा सेल्फ स्टडी रहा था। और नवंबर 16 में मैंने पूरी कोशिश की थी कि मुझे रैंक लानी है, क्योंकि मुझे नसीहत मिल गई थी इंटर से कि कुछ नहीं है, अपना डर है। मैंने अच्छी मेहनत कर दी और बोथ ग्रुप के लिए अप्लाई कर दिया, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 नवंबर 16 में। और जनवरी 2017 में मेरा रिजल्ट आ गया, जिसमें मुझे AIR ऑल इंडिया रैंक 35 था। मेरा पहला अपना गोल था सेल्फ स्टडी के साथ ही कि मुझे रैंक 1 लाना है, बट कुछ अमेंडमेंट्स, कुछ चीजें लास्ट में, या कुछ भी चीजें थी, मेरी आर्टिकलशिप थी, तो उस चक्कर में, और लास्ट में कोई स्ट्रैटेजी कुछ अच्छी हो सकती थी वो नहीं हुई। बट अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी मुझे AIR 35 आया। और अब मैं क्या था, जम्मू कश्मीर से, जम्मू से तो कुछ लोगों की रैंक्स थी शायद उससे पहले, बट कश्मीर से मैं पहला रैंक होल्डर था, फर्स्ट रैंक होल्डर। तो जनवरी 17 में मेरा रिजल्ट आ गया, तो मैं तो सीए बन गया, बट अभी सीए की डिग्री नहीं मिली, क्योंकि मेरी जो आर्टिकलशिप थी वो 1 अप्रैल 14 से स्टार्ट होके 31 मार्च 2017 को खत्म होनी थी। तो मैं ऑफिशियली सीए की डिग्री तो 31 मार्च 2017 के बाद ही ले सकता था, क्योंकि अभी मेरी ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट नहीं हुई थी।
तो यू विल नॉट बिलीव, जनवरी 17 में मेरा रिजल्ट आ गया। उसके बाद हमारा कैंपस प्लेसमेंट होता है सीए में। अगर आप जॉब करना चाहते हो तो इंस्टीट्यूट आपको कैंपस प्लेसमेंट करवा सकता है। तो मैंने कैंपस प्लेसमेंट अराउंड फरवरी के वक्त कैंपस प्लेसमेंट निकले, उस पर अप्लाई कर दिया। और 21 मार्च 2017 को ही हमारा इंटरव्यू था, मतलब बिफोर बिकमिंग सीए ऑफिशियली मेरा रिक्रूटमेंट हो गया। तो कैंपस प्लेसमेंट था, तो वहां पे मेरी आईओसीएल में, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में सिलेक्शन होगी। और मतलब मेरी जॉब बिफोर बिकमिंग सीए बन गई ऑन द बेसिस ऑफ माय फाइनल एग्जाम। तो सीए में आपके पास ये चीज बताऊंगा, आप सीए बनोगे ना तो आपको जैसे बाकी कोर्सेज में आपको रोजगार की जरूरत पड़ती है ढूंढने में, आपको सीए में कुछ नहीं, आप अपना ऑफिस खोल सकते हो, अपने ट्यूशन खोल सकते हो, और आपको अच्छी से अच्छी जॉब भी मिलते हैं। तो फिर मैं 31 मार्च 2017 को मेरी जॉब हो गई। ये 21 मार्च को मेरी रिक्रूटमेंट होगी इंडियन ऑयल में। और फिर वो जब तक मेरा वो आ गया, और 15 मई को फिर मेरी सीए की डिग्री वगैरह आ रही, और 15 मई 2017 को मैंने जॉब ज्वाइन कर दिया, और अभी भी मैं इंडियन ऑयल में जॉब कर रहा हूँ। तो मैंने आपको अपना पूरा सीए का बोला, और मैंने आपको समझा दिया कि एग्जाम्शन का क्या चीज होता है, कब मिलती है कब नहीं मिलती है। वो टिपिकल केस स्टडी मैंने अपना बता दिया, और मैंने अपने दोस्त का भी बता दिया, और केस स्टडी वाला पार्ट भी मैंने आपका कवर कर दिया। हाँ, ये एक चीजें थी। अब मैं आपको क्या करता हूँ, ये मैंने बेसिक चीज बता दी आपको। अब मैं आपको पहले इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे लूंगा और बोलूंगा कि कितना मटेरियल आपका, मैं आपको बताता हूँ इंस्टीट्यूट क्या क्या चीज कर लेता हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ। और पहले मैं आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे लेता हूँ। यहाँ पे मैं आपको ये दिखाता हूँ। और अगर आप दूसरा चीज था, ये तो मैं आपको फाउंडेशन रूट बताया, और डायरेक्ट एंट्री भी है। डायरेक्ट एंट्री में क्या है, आप ग्रेजुएशन के बाद अगर आपको 55% है कॉमर्स से, या 60% है पोस्ट, मतलब बाकी से, तो आप कर सकते हो। ठीक है, ग्रेजुएशन का मिनिमम अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो सकता है, या आपने दूसरे और इंस्टीट्यूट है कंपनी सेक्रेटरी और चार्ट कॉस्ट अकाउंटेंट, जो अगर आप सीए नहीं करना चाहते हो आप कॉस्ट अकाउंटेंट कर सकते हो, और कंपनी सेक्रेटरी करना चाहते हो। बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा इनफैक्ट, क्योंकि इनका स्कोर जो है सिलेबस ऑलमोस्ट सीए जैसा होता है, सिर्फ इंटर्नशिप थोड़ी कम होती है, बट बाकी सिलेबस तो पूरा सीए जैसा था। और स्कोप मेरे हिसाब से सीए से बहुत कम है। तो अगर आपको करना है तो आप सीए ही कर लो। अदर देन दैट, अगर कोई बोलेगा तो मैं कॉमर्स में क्या सकता हूँ, बीकॉम तो कोई कर सकता है, वो तो मैं आपको आप सीए के साथ भी कर सकते हो। आप इंटीग्रेटेड एमबीए कर सकते हो, आप अच्छे कॉलेज से, आईआईटी अहमदाबाद कहीं से आईएमबी होता है वहां से कर सकते हो। आप अच्छे टॉप 10 कॉलेज देखो, अगर आपका पैसा अच्छा है, आप बीबीए अच्छे कॉलेज से करो, फिर एमबीए अच्छे कॉलेज से करो, बट आपको पैसा बहुत ज्यादा लगेगा। सीए को तो मैंने आपको दिखाया 70-80 हजार में, तो आपका पूरा इंस्टीट्यूट का पैसा देना पड़ता है। एनीवेज, ये 12th वाला रूट तो मैंने आपको फाउंडेशन का बता दिया। 10th के बाद ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, 1 जनवरी 1 जुलाई से पहले पहले, और मई में एग्जाम दे दो, फिर वो क्वालिफाई कर दो। और अगर आप डायरेक्ट एंट्री से कर सकते हो, आपने क्या करना है, डायरेक्टली इंटरमीडिएट के लिए रजिस्टर करना है, और वो आपको 4 वीक्स की जो ट्रेनिंग है वो करना है, जो वो छोटी वाली ट्रेनिंग होती है, और आपको ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करना है प्रैक्टिकल आर्टिकल्स में। तो इंटरमीडिएट ज्वाइन करना है, जब आप डायरेक्ट एंट्री करोगे, आप डायरेक्टली इंटरमीडिएट का रजिस्टर करो, और किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास ट्रेनिंग करो। वहां पे क्या होता है कि आप सीए के लिए फाउंडेशन, ये इंटरमीडिएट के रजिस्टर करके 8 महीने बाद एलिजिबल होते हैं। और यहाँ पे जब आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करोगे ज्वाइन, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के 9 मंथ बाद आप एलिजिबल हो जाओगे एग्जाम के लिए। फिर आप एग्जाम दोगे, वो पास हो जाएगा, फिर आप जैसे वैसे था वैसे ही होगा। फिर बोथ ग्रुप के फाइनल के लिए रजिस्टर करो, और वो छोटी ट्रेनिंग है वो कर लो। ये प्रॉस्पेक्ट्स में आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, लिंक डालता हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में अपने वीडियो में, आप वहां से देख लेना। फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और क्वालिफाई फाइनल एग्जाम और बिकम ए मेंबर ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो ये पूरा लिंक आप पढ़ सकते हो, वही चीज है जो मैंने आपको बोल दी थी। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में भी हो, मतलब लास्ट 6 मंथ है, तो आप तब भी रजिस्ट्रेशन करते हो, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी आपको, तब भी मिलेगा। बट आप एग्जाम तभी दे सकते हो जब आपका फाइनल एग्जाम रिजल्ट आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ आपको, अगर ये चीज दिख रहा है, ये इंस्टीट्यूट की वेबसाइट मैंने खोल दी है। यहाँ पे आपका होम है, अगर मैं होम पेज में जाऊंगा, तो जब आप इंस्टीट्यूट का वेबसाइट खोलते हो तो इस तरह, इस वेबसाइट को ना आप रट लो, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ICA.org रख लो, क्योंकि आपका सारा चीज होगा। यहाँ पे अगर मैं देखूंगा स्टूडेंट्स में जाके आपको बहुत सारी चीजें आती है, अनाउंसमेंट्स आती है, बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल। ये नॉलेज पोर्टल आप लगा लो कि जितना भी आपका ये है ना, मतलब मॉड्यूल, जो भी आपका करिकुलम है, वो सारा आपको यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे मैं आपको बोलूंगा अभी आप फाउंडेशन कोर्स के लिए जाओगे, तो मैं फाउंडेशन कोर्स पे क्लिक करूंगा, आपको यहाँ पे सिलेबस मिलेगा। ये आपका सिलेबस है फाउंडेशन कोर्स का, आपके 4 पेपर है, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग।
तो बेसिकली आप लगा लो जो आपने 11th-12th में अकाउंटेंसी पढ़ी है वही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। 100 मार्क्स का पेपर आएगा। 11th-12th का थोड़ा थोड़ा है, जैसे जैसे आप मेडिकल एंट्रेंस में होता है 11th-12th का थोड़ा था, उसी तरह से आपको बेसिक वही अकाउंटेंसी है, अकाउंटिंग प्रोसेस, जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन एरर्स, बैंक इन्वेंटरीज के बारे में, डेप्रिसिएशन के बारे में, स्पेशल ट्रांजैक्शन, सेल ऑफ, ये छोटी छोटी चीजें, कुछ मुश्किल नहीं है। या आपका फिर इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर्स, ये कोई भी 12th का जिसने नॉर्मल अकाउंटेंसी आती है वो ये कर सकता है अकाउंटेंसी पेपर। उसके बाद आपका बिजनेस लॉ है, हो सकता है कश्मीर के बच्चों के लिए नया हो, जम्मू कश्मीर के बच्चों, पर बाकी यहाँ पे शायद बिजनेस लॉ कुछ मुश्किल ये भी नहीं है, कुछ 5-6 लॉज है वो है। इसमें 60 मार्क्स उसके हैं और 40 मार्क्स है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट पे, मतलब बेसिक इंग्लिश है, कम्युनिकेशन ये चीज है। तो ये 100 हो गया और 100 वो 200 हुआ। ये दो पेपर आपके सब्जेक्ट है। तीसरा पेपर आपका बिजनेस मैथमेटिक्स है। ये थोड़ा सा मुश्किल रहेगा जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए, थोड़ा सा, अगर उनने कॉमर्स में ये बिजनेस मैथ नहीं लिया। तो अगर कोई बच्चा ये अभी देख रहा है जो 10th है या 10th से पहले है, मैं सजेस्ट करूंगा प्लीज आप अपना क्या करो, एक तो आप इकोनॉमिक्स लेना, मतलब कॉमर्स में, एक तो अकाउंटेंसी तो आपका है ही, आप देखना अगर आप इकोनॉमिक्स ले सकते हो और बिजनेस मैथ एडिशनल ले लो, बिजनेस मैथ, और उन 2 सालों में ट्यूशन व्यूशन लगा के बिजनेस मैथ एडिशनल होता है ना 6 सब्जेक्ट, वो ले लो, 5th या 6th सब्जेक्ट, तो आपको फायदा अभी मिलेगा एंट्रेंस में। अगर नहीं है तो अगेन आप एंट्रेंस में कोचिंग कर सकते हो फाउंडेशन के लिए, बिजनेस मैथमेटिक्स की, आप इसको पास कर सकते हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसको पास कर सकते हो। बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिक, अरिथमेटिक, स्टैटिस्टिक्स, ये चीज है, ये थोड़ा सा टिपिकल रहेगा, बट आप कर सकते हो। अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स आती है तो ट्यूशन लगा के आप ये चीज कर सकते हो, बिजनेस मैथमेटिक्स और चीज। उसके बाद चौथा पेपर इकोनॉमिक्स है, वो भी बहुत आसान है। और मैं सजेस्ट करूंगा कोई भी कॉमर्स का बच्चा है, अगर वो 10th या उससे पहले और सीए करना चाहता है, अपना 11th का टॉपिक्स ना बुक्स अच्छे से चूज करो। अकाउंटेंसी तो आपको लेना ही लेना है, इकोनॉमिक्स कुछ करो, ले सकते हो, और बिजनेस मैथमेटिक्स, तो ये 4 बुक्स है 100 मार्क्स के, ये आपका सिलेबस है, इतना ही आपका है फाउंडेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर इंटरमीडिएट में आपकी 4 बुक्स है और फाइनल में आपकी 4 बुक्स है। तो ये आपका पूरा मॉड्यूल दिया है, ये प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग का आपका स्टडी मटेरियल दिया है, और आपके क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस दिया, रिवीजन टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स, पास्ट क्वेश्चन पेपर्स, जाकर मैं आपको दिखाऊं नवंबर 19 में कैसा पेपर आया था, ये आपका इस तरह का पेपर, सारा मटेरियल आपको मिलेगा। जैसे आपको बोलेगा state with the reasons whether the following statements are true or false. Trade discount is the reduction granted by the supplier from the list of price of goods or services condition for prompt payment. क्या prompt payment के लिए ट्रेड डिस्काउंट होता है कि कैश डिस्काउंट होता है? तो अगर वो बेसिक अकाउंट टर्म्स आप बोल सकते नहीं, वो तो कैश डिस्काउंट या ट्रेड डिस्काउंट, इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस, फिर आपके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, ये बैंक क्वेश्चन है, तो अगर आपने वो बेसिक अच्छे से कर दिया तो आप ये अकाउंटेंसी का पेपर आराम से कर सकते हो, बाकी बुक्स भी कर सकते हो। तो ये 2 आपके सब्जेक्ट रहेंगे। इस तरह से आपको फाउंडेशन का मतलब आपको सारा मटेरियल सॉफ्ट कॉपी में मिलेगा। मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बोलूंगा, अगर आप सीए करना चाहते हो ना, आपकी पहली इन्वेस्टमेंट पता है क्या होनी चाहिए? आप एक अच्छा सा स्टूडेंट लैपटॉप खरीदो 30-35 हजार का, अच्छा सा, आपको कोई गेमिंग सॉफ्टवेयर उसमें चाहिए नहीं, हाईडी कुछ स्पेसिफिक ग्राफिक्स नहीं चाहिए, एक आपको लैपटॉप चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं आपकी कोचिंग कहाँ करनी है, अभी तक पेन ड्राइव का जमाना है, ऑनलाइन का जमाना है। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, जैसे फाउंडेशन के 4 पेपर है, मेरा अपना गोल है कि मैं जहां तक एजुकेशन को फ्री कर सकूं, या उन बच्चों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं क्वालिटी एजुकेशन की कोशिश करना चाहता हूं। कि अकाउंटेंसी में खुद पढ़ाता हूं, सीए इंटरमीडिएट और सीए फाउंडेशन के अकाउंटेंसी के पेपर, इंटरमीडिएट को 2 बार अकाउंटेंसी होता है, ग्रुप 1 में भी, ग्रुप 2 और सीए फाउंडेशन में, वो आपको ट्यूशन लगाने की जरूरत है। तो फाउंडेशन के 4 बुक्स में अगर देखोगे, आपको ट्यूशन लगाने की अकाउंटेंसी में बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप जो जिस चैनल पे मेरा देख रहे हो, तो मैं वहां पर आपको पूरा अकाउंटेंसी का, इनफैक्ट इसी मंथ से ही रजिस्टर, मतलब इसी मंथ क्या, 1 जनवरी से शायद मैं अकाउंटेंसी के लेक्चर्स अपलोड करना स्टार्ट करूंगा। आपको अकाउंटेंसी की ट्यूशन बिल्कुल लगाने की जरूरत है। फिर आपकी वो 3 बुक्स पढ़े, उसमें आपका जो लगेगा आप सेल्फ से कर सकते हो, आपको कुछ लगेगा आप यूट्यूब से कर सकते हो, आप यूट्यूब से कर सकते हो, और मैथमेटिक्स आपको लगेगा कहीं लोकल में ट्यूशन करते हो, आप आराम से करो। कुछ बच्चों का ये भी होता है, सर हम जम्मू कश्मीर में, हम हमारे घर, कुछ लड़कियों का स्पेशल है, सर अभी छोटी बच्चियां हैं, हम कश्मीर से बाहर नहीं जा सकते। आपको जम्मू कश्मीर में भी कोचिंग सेंटर होगा, थोड़ा सा मैं भी देखूंगा, जम्मू में भी कोचिंग सेंटर्स है, आप मेरा ग्रुप में तो है ही, आप मेरे साथ बात कर देना, मैं आपको गाइड कर दूंगा। कश्मीर में आप देखो, अकाउंटेंसी तो मैंने आपको बता दिया, आपको ट्यूशन लगाने की जरूरत है नहीं। मैं आपको पूरे लेक्चर यूट्यूब पर, और यूट्यूब का एक्सेस तो 2G पर भी है, और होपफुली जल्दी 2G भी खत्म, ये रेस्टोर 4G रेस्टोर हो जाएगा, तो आप अच्छी स्पीड से देख सकते हो, आप रात को डाउनलोड करके सुबह भी देख सकते हो। तो अकाउंटेंसी का टेंशन लेनी है, आप बाकियों के लिए भी यूट्यूब से देख सकते हो। मैंने पूरा फाइनल का यूट्यूब से इधर उधर करके सेल्फ और यूट्यूब कंप्लीट करता है। और आपको लगता है ट्यूशन सेंटर होता है, मैं आपको ट्यूशन सेंटर्स भी रिकमेंड कर दूंगा, मैं थोड़ा सा उसके बारे में रिसर्च करूंगा कौन से अच्छे रहेंगे। और ये चीज भी होता है कि कुछ फैकल्टीज की पेन ड्राइव्स होती है, जैसे मैं आपको अकाउंटेंसी यूट्यूब में पढ़ा दूंगा,
और आपको मैथमेटिक्स का किसी टीचर की अच्छी पेन ड्राइव आती है तो आप पेन ड्राइव ला के घर में पढ़ सकते हो, आपको कहीं हॉस्टल पे लेने की जरूरत है। आपके घर वालों को नहीं बेटा हम आपको बाहर दिल्ली नहीं भेज सकते हो, छोटी बच्ची हो, आप पे हॉस्टल के खर्चे इसमें, आप घर बैठे भी पेन ड्राइव लाके घर में भी पूरा सीए का कोर्स कर सकते हो और सीए का आर्टिकलशिप भी वहां कर सकते हो। और बाद में अगर आपको नहीं, आप लड़के हो और आप बाहर भी आ सकते हो, या आप कोई लड़की हो के भी कोई आप थोड़ा बड़े हो गए, फाउंडेशन एंट्रेंस में पास कर दिया और इंटरमीडिएट या फाइनल में भी आप बाहर रहना चाहते हो थोड़ा और, जो बाहर जो आता है तो इंसान डेफिनेटली ज्यादा सीखता है, तो बाहर भी आ सकते हो आप। बिलीव मी, मेरा अपना गोल है जब तक मैं जिंदा हूँ और अल्लाह जब तक कुआ देगा, आप मेरे साथ बने रहना, मैं आपको गाइड करूंगा। आप दिल्ली भी आओगे, मैं दिल्ली में हूँ, मैं आपको यहाँ पे भी गाइड करूंगा। लक्ष्मी नगर जो है एक जगह दिल्ली में हब है चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो वहां पे भी आपको कोई जरूरत पड़ेगी, मेरे अपने स्टूडेंट्स वहां पर है, मैं खुद वहां रह चुका हूँ। तो मैं जॉब के पहले 1 साल में लक्ष्मी नगर में ही रहता था, तो बहुत सारे मतलब जान पहचान वाले उधर भी, अगर आपको वहाँ पे पीजी में रहने की कोई दिक्कत या कुछ है तो वो भी मैं आपको सॉर्ट आउट कर दूंगा। स्पेशली जम्मू कश्मीर के बच्चे जिनको ये डर होता है कि हम बाहर आएंगे क्या सेफ्टी है, कुछ कोई घबराने की बात नहीं, आप मेरे कंटेक्ट में रहना, मैं आपको फुल हेल्प प्रोवाइड करेंगे। और अगर आप घर में ही करना चाहते हो मैं आपको वहां पे भी गाइड करूंगा। आप पेन ड्राइव, मैं थोड़ा सा रिसर्च करूंगा उसके बारे में, आज के जमाने में कौन फाउंडेशन का पढ़ाता है, क्या चीज है, और इंटर का कौन पढ़ाता है, जो भी होगा तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। मैंने व्हाट्सएप का ग्रुप बना भी दिया है फाउंडेशन का, मैं आपको लास्ट में अपना नंबर डाल दूंगा इस ग्रुप में, आप उसमें मुझे रिक्वेस्ट कर देना, तो मैं आपको उस फाउंडेशन के ग्रुप में ऐड करूंगा और जो भी डाउट्स होंगे आपको क्लियर कर दूंगा। तो इवन आपका, मैं आपको ये चीज बताता हूँ, यहाँ पे मॉड्यूल पे होता है, आपको इंस्टीट्यूट देता है, इंस्टीट्यूट आपको क्लासेस भी देता है, कुछ क्लाउड पे ऑनलाइन क्लास है इंस्टीट्यूट के, आप वो भी देख सकते हो। और जो आपके ब्रांच ऑफिस है, जम्मू में भी आपका ब्रांच ऑफिस है, वहां पे भी फैकल्टीज आती है, वहां पे भी कुछ बैच बनते हैं, वहां पे भी पढ़ सकते हो। और वहां पे नॉमिनल फीस, अगर बाहर आपको किसी बुक के लिए 10,000 ट्यूशन फी है, सपोज अकाउंटेंसी में आपको पता होगा 10,000 फी है, मैं तो आपको वो 10,000 बचा रहा हूँ, मैं तो आपको मुफ्त में पढ़ा रहा हूँ। इसलिए आप यूट्यूब का किसी और फैकल्टी से दे सकते हो, बिजनेस लॉ पे उसने चढ़ा दिया, आप वहां से पढ़ सकते हो। आपको ये आपको डिपेंड करेगा आप में कितना, आप कितना कॉन्फिडेंट हो, आप खुद से करना चाहते हो, मतलब ट्यूशन यूट्यूब से करना चाहते हो, या आप किसी की पेन ड्राइव लेना चाहते हो, या आप किसी ट्यूशन सेंटर में जाकर, हर जगह में अपने अपने एडवांटेजेस है, थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, वो सारा चीज हम टैकल करेंगे अलग वीडियोस में भी, या आप मुझे 1-to-1 पूछ सकते हो, या एक लाइव सेशन यूट्यूब पे लेंगे, वहां पे कवर कर देंगे। तो बेसिकली आपको ये बताऊंगा, अगर 4 बुक्स है तो अकाउंटेंसी में आपको पढ़ा दूंगा, आपको उसकी टेंशन लेना है। बाकी 3 बुक्स के लिए आप देखो यूट्यूब पे, मैं भी थोड़ा देखूंगा, अगर आपको किसी का अच्छा लगता है आप वहां से पढ़ सकते हो। आप किसी कोचिंग सेंटर में ज्वाइन करना चाहते हो मैथ्स के लिए या इकोनॉमिक्स के लिए, आप वो भी कर सकते हो। तो थोड़ा मैं देखूंगा कश्मीर में कौन सा है, जम्मू में कौन सा बेस्ट रहेगा आपका, या घर में रहना चाहते हो आप पेन ड्राइव एफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि उसमें थोड़ा सा इंटरनेट चाहिए होता है, वो आप मिल सकता है आपको। और आप लैपटॉप एक ले लो, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, तो आपको अगर घर वालों से कोई गिफ्ट लेना है 12th के बाद, या आपकी कोई सेविंग हुई है, सिर्फ एक लैपटॉप ले लो, अच्छा सा लैपटॉप ले लो, आपको बहुत फायदा देगा उसी के लिए। अच्छा सा मैं नहीं बोल रहा हूँ हाई ग्राफिक्स कार्ड या वो सब चीज, एक अच्छा सा मतलब 30-35 हजार के रेंज में आपको अच्छे लैपटॉप मिलेंगे, स्टूडेंट लैपटॉप जो आते हैं, जितना आप अफोर्ड कर सकते हो एक लैपटॉप ले लो, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि आप ऑनलाइन जाके सारा मटेरियल तो वहां से भी कर सकते हो, और आपको बुक्स भी मिलेंगे वहां से भी कर सकते हो, और यूट्यूब से भी आप देख सकते हो। ये आपका सिलेबस था फाउंडेशन का, ये मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद आपका इंटरमीडिएट है, फाइनल है, सब स्किल वेटेज कितना है वो भी आप देख सकते हो। और डिजिटल लर्निंग हब भी है यहाँ पे आपका, डिजिटल लर्निंग हब में मैं जाता हूँ एक बार, और यहाँ पे आपको ये मतलब कुछ कोर्सेज है उसके बारे में भी आपको मिल रहा है सब कुछ, ठीक है। इंस्टीट्यूट ने अपने लेक्चर्स भी रखे हैं, मतलब आप वीडियोस भी रखे हैं, आप उनको भी देख सकते हो, वहां से भी आपको हेल्प मिल सकती है। और वो जो मैंने आपको बोला था वहां पे भी आप चीजें कर सकते हो, पॉपुलर फ्री कोर्स, ये चीजें भी है आरडी इंस्टीट्यूट की, ठीक है। क्लाउड भी इनका मैं आपको बताता हूँ। ये हो गया स्टूडेंट्स का नॉलेज पोर्टल, मैंने आपको एक बता दिया। अभी आप स्टूडेंट तो आपके लिए अभी यही है। चार्टर्ड कोर्स एग्जामिनेशन के बारे में यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे, अगर आप स्टूडेंट हो, देखो यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, आज परसों आ गए जनवरी फरवरी एग्जाम के लिए, ये डेट शीट निकल गई है उनकी। तो फाउंडेशन का जैसे है 21, 23, 25, ये अभी एक्चुअली कोविड के चक्कर में एग्जाम डेफर हो रहे थे, अब वो जनवरी में हो रहे हैं, तो अदरवाइज तो मई और नवंबर में ही होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे अभी और चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के बारे में देखोगे, ठीक है, ये देखो स्टूडेंट एसोसिएशन, ये सारी चीजें हैं। एक प्रोस्पेक्टस भी है यहाँ पे, ये मैं आपको स्कीम ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग क्या रहेगा वो सारा यहाँ पे बताता है, जिसके बारे में आपको बताते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे अभी आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, तो ई सर्विस में अगर आप जाओगे, स्टूडेंट सर्विसेज है, एंट्री लेवल, फाउंडेशन और डायरेक्ट एंट्री के लिए है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर आईसीटी एसएस या वो एडवांस आईसीटी जो है, उसके लिए भी ऑनलाइन जो होते हैं वो यहाँ पे होता है। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये सारा चीज होता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, आप रजिस्ट्रेशन भी यहाँ ही कर सकते हो। यहाँ मैं कोशिश करूंगा, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल आ गया। स्कॉलरशिप भी आपको कुछ मिलती है, वो आप देख लेना। ये एंट्री लेवल फॉर्म से मैंने क्लिक कर दिया,
ये देखो मैंने एंट्री लेवल फॉर्म कर दिया रजिस्ट्रेशन के लिए। आप खुद से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यहाँ पे आपने डाल देना है अपना नाम, ये थोड़ा ढंग से भर देना, ये आपने सारे डिटेल डाल देना, कंट्री वंट्री नाम है, क्योंकि बाहर के बच्चे भी आईसीएसई कर सकते हैं, एक ही इंस्टीट्यूट है। ऐसा नहीं है कि बीटेक में बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं, वो ना जोक भी आता है, अच्छा सीए की है किस कॉलेज से कर दिया, तो वो थोड़ा उसमें मीम भी आते हैं। तो यहाँ पे ना आपको सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट, ये एक इस हमारे इंस्टीट्यूट की बहुत बड़ी बात है कि जहां आप एमबीबीएस का अगर यहाँ पे गवर्नमेंट में नहीं हो, आप प्राइवेट में जाते हो बांग्लादेश बाहर फॉरेन कंट्रीज में करने, आपका बीटेक नहीं हुआ AIEEE के उन सीट्स में, एनआईटी में, आईआईटी में, आप प्राइवेट कॉलेज से, सीए आपको एक ही इंश्योर कर, दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट द सीए कोर्स। आपको सिर्फ आपके काबिलियत है, आप आईसीएसई डिग्री मिलेगी, तो आप जो भी सीए बनेगा एट पार। तो यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करते हैं ना, कोशिश करना है कि आप अभी जो आपको मई में देना चाहते हो, तो अभी जनवरी से पहले पहले इसको रजिस्ट्रेशन करो, तो 2-3 दिन इसमें रजिस्ट्रेशन में लगते हैं। मतलब अभी आप ये करोगे, ओटीपी आएगा, फिर आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर 2-3 दिन में आ जाएगा, फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा, सब कुछ ऑनलाइन आपका हो जाएगा, कुछ करने थे तो आप ये चीज कर देना। मैं अगले वीडियो में मैं किसी बच्चे का चाहूंगा कि वो मुझे अपनी डिटेल्स देगा, तो मैं उसका फॉर्म यहाँ पे भरूंगा, तो आप सेल्फ खुद से फॉर्म भर सकते हो, और होपफुली एक वीक के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, तो आप रजिस्टर्ड हो जाओगे। तो कोशिश करना कल परसों ही आप ये रजिस्ट्रेशन कर देना। और जम्मू कश्मीर के बच्चे हो तो जम्मू कश्मीर स्टेट डाल के डोमेसाइल पर अपलोड कर दो, आपको कम फीस ही देनी पड़ेगी, आप रजिस्टर हो जाओगे। ये भी मैंने आपको बता दिया। और ये देखो सीए क्वालिफिकेशन एज ए पीजी माना जाता है कुछ चीजों में, और आप पीएचडी बहुत सारी यूनिवर्सिटी के साथ हमारा एमओयू है, आप वो डायरेक्टली इसको, अगर आपने बीकॉम एमकॉम नहीं किया, आप डायरेक्टली सीए करके आप पीएचडी कर सकते हो। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, ऑलमोस्ट हर कोई यूनिवर्सिटी, 105 यूनिवर्सिटीज है जो रिकॉग्नाइज करती है सीए को एज ए पीजी फॉर इसे। आप लाइव रिविजन क्लासेस भी आपको इंस्टीट्यूट फैसिलिटीज प्रोवाइड करा लेता है। ये देखो रिविजन क्लासेस, ये स्पेसिफिक एक क्लाउड कैंपस है इंस्टीट्यूट का, वहां पे आपके क्लास जाना, तो आप वो भी एफर्ड ये जाके रजिस्टर कर लो, आपको फ्री में क्लासेस भी मिलते हैं, इंटरमीडिएट फाइनल के सब कुछ आपको मिलते हैं, मोटिवेशन, तो बहुत सारी फैसिलिटीज इंस्टीट्यूट देता है, आपको मिल जाएंगे। तो कुछ होगा आपके, ये तो मैंने ओवरव्यू आपको बताया, कुछ आपके डाउट्स होंगे आप मुझे अगेन बोल देना। तो अगर मुझे लगता है डाउट्स ज्यादा है, 2-3 दिन का मैं टाइम लूंगा, अगर आपको लगता है डाउट्स ज्यादा है, एक चीज तो है कि जम्मू कश्मीर के एक्चुअली कुछ बच्चे मेरे कंटेक्ट में है, तो थोड़ा सा मुझे टाइम दे देना, मैं देख लूंगा कौन सा आपको बेस्ट रहेगा, और पर्टिकुलर 1-to-1 मुझे बता देना। आप बाहर आ सकते हो या आप घर में पेन ड्राइव आपको शूट करेगा, जो भी होगा। अकाउंटेंसी आपको बिल्कुल टेंशन लेनी चाहिए, बाकी 3 बुक्स में आप एक बार सिलेबस देखना, आपको क्या लगता है कि कितना आप कर सकते हो कितना नहीं कर सकते हो। यूट्यूब पे थोड़ा सर्च करना, मैं भी कर दूंगा, क्योंकि मेरी जॉब भी होती है, तो मैं वीकेंड पे ये सारी चीजें कर पाता हूँ। और इनफैक्ट आज मैं ऑफिस से आके ही, मतलब मैंने जस्ट चाय पी, प्रे कर दिया, और उसके बाद आपके लिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। तो मैं आपको हेल्प करूंगा जहां तक मेरे से हो सकेगा, आप घबराना नहीं। और कुछ डाउट्स होंगे आप मुझे मैसेज कर देना, सर ये वाला डाउट अभी भी हमारा क्लियर नहीं हुआ। आई होप कि मैंने जस्टिस की इसके साथ, कि आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर कर दिए, सीए को आपको ओवरव्यू थोड़ा सा दे दिया। कुछ चीजें होंगी उसके बारे में और डिस्कस करते हैं। कुछ भी आपका होगा आप मुझे मैसेज कर देना, तो उसके बाद देखते हैं कि हम लाइव सेशन रखेंगे या मैं 1-to-1 आपके छोटे छोटे क्वेरीज एड्रेस करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं, आप मुझे मैसेज कर देना कुछ भी आपका डाउट होगा, तो उसमें डिस्कस करते हैं।